गुड इवनिंग। यहाँ पर देखिए 126 कैप्सूल्स हैं रिलेटेड टू सेकंड पेपर। तो देखिए सबसे पहला है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ओके, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो कि एक नॉवेल है, इससे रिलेटेड कौन कौन से कैप्सूल्स हैं। तो देखिए इसका जो जेनर है नॉवेल है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स का जेनर क्या है? नॉवेल है। और इसके नॉवलिस्ट कौन है, यानी कि राइटर कौन है? तो अरुंधति रॉय है। क्लियर। ये पब्लिश कब हुआ? 1997 ईस्वी में। और इसकी सेटिंग रखी गई है केरला में। तो इतना क्लियर है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के जेनर कौन है, क्या है? नॉवेल है। नॉवलिस्ट कौन है इसकी? अरुंधति रॉय है। पब्लिश कब हुआ? 1997 में, 1997 में पब्लिश हुआ। इसकी सेटिंग जो है कहाँ रखी गई है? तो इसकी सेटिंग रखी गई है केरला में। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की सेटिंग कहाँ रखी गई है? केरला में। आगे देखिए पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? थर्ड पर्सन ओमनीसिएंट है। पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? थर्ड पर्सन ओमनीसिएंट है। इसको कौन सा प्राइज मिला? तो इसको प्राइज मिला बुकर प्राइज इन 1997 में, 1997 ईस्वी में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए अरुंधति रॉय को बुकर प्राइज मिला। और इसके बाद में यहाँ पर किस इवेंट पर फोकस में रखा गया? किस इवेंट को? तो इसमें दो इवेंट को फोकस में रखा गया है। एक तो 1969 की इवेंट को और 1993 की इवेंट को। ओके, यहाँ पर फोकस किस पर किया गया? तो फोकस किया गया है हु शुड बी लव्ड एंड हाउ मच। इस बात पर फोकस किया गया है। किस बात पर? हु शुड बी लव्ड एंड हाउ मच। ओके, नेक्स्ट यहाँ कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? तो उसमें कैरेक्टर्स हैं बेबी कोचम्मा, पपाची, ममाची, चाको, अम्मू, राहेल, एस्था, बाबा, मार्गरेट, जो, सोफी, बेलूथा, लैरी मैककासलिन और फादर मुलिगन। ओके, कौन कौन से कैरेक्टर हैं? क्लियर हो गया इतना? बेबी कोचम्मा, पपाची, ममाची, चाको, अम्मू, राहेल, एस्था, बाबा, मार्गरेट, जो, सोफी, बेलूथा, लैरी मैककासलिन और फादर मुलिगन। अब इसका जेनर क्या है? तो इसका जेनर जो है नॉवेल है। नॉवेल में कैसा नॉवेल? डोमेस्टिक नॉवेल, साइकोलॉजिकल फिक्शन। ओके, थीम्स कौन कौन सी थीम्स हैं इसमें? तो इसमें थीम्स हैं फैमिली, सोसाइटी एंड क्लास, मेमोरी एंड द पास्ट, वर्जन्स एंड रियलिटी, इनोसेंस, गिल्ट एंड ब्लेम, फियर एंड ऑब्लिगेशंस की थीम से डील करता है। ओके, अच्छा, यहाँ एस्था और राहेल ये दोनों ट्विंस हैं और स्टार्टिंग में इनकी एज 7 ईयर्स दिखाई गई है और नॉवेल के एंड तक यानी कि लास्टली इनकी एज 31 ईयर्स दिखाई गई है। ओके, तो आई होप ये 10 कैप्सूल्स क्लियर हो गया। यानी कि फैक्चुअल पॉइंट, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को का जेनर क्या है? नॉवेल है। नॉवेलिस्ट कौन है? अरुंधति रॉय है। पब्लिश कब हुआ? 1997 में पब्लिश हुआ। सेटिंग कब रखी गई है? तो सेटिंग कहाँ की है? केरला की। पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? तो थर्ड पर्सन ओमनीसिएंट। कौन सा प्राइज मिला? बुकर प्राइज 1997 में। किस इवेंट को फोकस में रखा गया? तो 1969 और 1993 के इवेंट को। किस बात पर फोकस किया गया? तो फोकस किया गया हु शुड बी लव्ड एंड हाउ मच। हु शुड बी लव्ड एंड हाउ मच। इसके बाद में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं? बेबी कोचम्मा, पपाची, ममाची, चाको, अम्मू, राहेल, एस्था, बाबा, मार्गरेट, जो, सोफी, बेलूथा, लैरी मैककासलिन और फादर मुलिगन। जेनर क्या है इसका? नॉवेल है। नॉवेल में डोमेस्टिक नॉवेल या साइकोलॉजिकल फिक्शन नॉवेल है। थीम्स क्या है? तो इसकी थीम्स है फैमिली, सोसाइटी एंड क्लास, मेमोरी एंड द पास्ट, वर्जन्स एंड रियलिटी, इनोसेंस, गिल्ट एंड ब्लेम और फियर और ऑब्लिगेशंस। एस्था और राहिल को शुरुआत में 7 ईयर्स का दिखाया गया है और लास्ट तक 31 ईयर्स का दिखाया गया है। ओके, अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज एक्चुअली ये प्रोज है। हिंद स्वराज को और क्या कहते हैं, यानी कि इसका अदर नेम क्या है? तो इसका अदर नेम है इंडियन होम रूल। हिंद स्वराज का अदर नेम क्या है? इंडियन होम रूल है।
हिंद स्वराज को किसने लिखा? महात्मा गांधी जी ने लिखा। कब लिखा? 1909 ईस्वी में लिखा। किस लैंग्वेज में लिखा? तो अपनी नेटिव लैंग्वेज यानी कि गुजराती लैंग्वेज में लिखा। दोनों हाथ से लिखा इन्होंने। ठीक। पब्लिश कब हुई? 1909 ईस्वी में गुजराती वर्जन पब्लिश हुई और 1910 ईस्वी में इंग्लिश वर्जन पब्लिश हुई। ओके, इतना क्लियर है। हिंद स्वराज का जेनर क्या है? प्रोज। ओके, इसका दूसरा नाम क्या है? तो इंडियन होम रूल। किसने लिखा? महात्मा गांधी जी ने। कब लिखा? 1909 ईस्वी को गुजराती लैंग्वेज में। दोनों हाथ से लिखा, बाई बोथ हैंड, दोनों हाथ से लिखा। पब्लिश कब हुआ था? 1909 ईस्वी में गुजराती वर्जन और 1910 ईस्वी में इंग्लिश वर्जन। बैन इसे कब किया गया? ये बैन हुआ 1910 ईस्वी में। ये बैन हो गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एज अ सेडिटियस टेक्स्ट के रूप में, इसको बैन कर दिया गया। यानी कि इस बुक को, हिंद स्वराज को, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1910 ईस्वी में बैन किया एज अ सेडिटियस टेक्स्ट के रूप में। फिर इसको गांधी जी ने, अच्छा, बैन से इन्होंने 1910 ईस्वी में अंग्रेजों ने हटाया भी, जब इसको इंग्लिश में पब्लिश करवाया गया तब। ओके, इसको कब लिखा गया? महात्मा गांधी ने इसको लिखा ट्रैवलिंग के दौरान, वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम लंदन टू साउथ अफ्रीका ऑन बोर्ड SS किल्डोनिम कासल बोट। यानी कि जब महात्मा गांधी लंदन से साउथ अफ्रीका की तरफ ट्रैवल कर रहे थे अपनी बोट बोर्ड SS किल्डोनिम कासल में बैठकर, तब इसको गांधी जी ने 10 दिन में इस बुक को लिखा। और ये इसमें ओवरऑल 20 चैप्टर्स हैं। ओवरऑल कितने चैप्टर्स हैं? 20 चैप्टर्स हैं। ठीक। और इसका जो जेनर है वो फिलोसॉफिकल डायलॉग है। फिलोसॉफिकल डायलॉग का मतलब एडिटर के रूप में गांधी जी आंसर्स देते हैं और एक करेक्टर है रीडर के रूप में, वो गांधी जी से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। और इसकी सेटिंग रखी गई है अर्ली 20th सेंचुरी इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल। सेटिंग क्या है? अर्ली 20th सेंचुरी इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल। ये किस चीज को एडवोकेट करता है? तो इंडियन फिलॉसफी ऑफ लाइफ को एडवोकेट करता है। किसको? इंडियन फिलॉसफी ऑफ लाइफ को एडवोकेट करता है। इसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चंस हैं एडिटर और रीडर के बीच। जो क्वेश्चंस आंसर्स हैं वो 4 चीज़ों पर बेस्ड हैं। कौन कौन से वो 4 चीज़ हैं? तो वो है होम रूल यानी कि स्वराज, पैसिव रेजिस्टेंस यानी कि सत्याग्रह, और मॉडर्न सिविलाइजेशन और इंडियन नेशनहुड। ओके, तो गांधी जी एडिटर और रीडर के बीच जो भी क्वेश्चंस आंसर होते हैं वो 4 चीज़ों पर बेस्ड है। कौन से हैं? वो 4 हैं। वो 4 चीज़ें होम रूल यानी कि स्वराज, पैसिव रेजिस्टेंस यानी कि सत्याग्रह, मॉडर्न सिविलाइजेशन और इंडियन नेशनहुड। इन 4 पर बेस्ड है। अच्छा, हिंद स्वराज में ओवरऑल 20 चैप्टर्स हैं, लेकिन 20 चैप्टर्स में से 10 चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो उनके नाम हैं, फर्स्ट है चैप्टर 4, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 चैप्टर्स हैं, वो 10 चैप्टर्स को यहाँ बताया जाएगा। चैप्टर 4 व्हाट इज स्वराज, चैप्टर 6 सिविलाइजेशन, चैप्टर 7 व्हाई वाज इंडिया लास्ट, चैप्टर 4 व्हाट इज स्वराज, चैप्टर 6 सिविलाइजेशन, चैप्टर 7 व्हाई वाज इंडिया लास्ट, चैप्टर 9 द कंडीशन ऑफ इंडियन रेलवेज और चैप्टर 10 द कंडीशन ऑफ इंडिया। चैप्टर 9 द कंडीशन ऑफ इंडियन रेलवेज और चैप्टर 10 द कंडीशन ऑफ इंडिया। चैप्टर 11 द कंडीशन ऑफ इंडियन लॉयर्स और चैप्टर 12 द कंडीशन ऑफ इंडियन डॉक्टर्स। और चैप्टर 13 व्हाट इज ट्रू सिविलाइजेशन और चैप्टर 18 सिविलाइजेशन एजुकेशन और चैप्टर 19 मशीनरी। तो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं? चैप्टर 4 स्वराज, चैप्टर 6 सिविलाइजेशन, चैप्टर 7 व्हाई वाज इंडिया लास्ट, चैप्टर 9 द कंडीशन ऑफ इंडियन रेलवेज और चैप्टर 10 द कंडीशन ऑफ इंडिया। चैप्टर 11 द कंडीशन ऑफ इंडियन लॉयर्स, चैप्टर 12 द कंडीशन ऑफ इंडियन
डॉक्टर्स, चैप्टर 13 व्हाट इज ट्रू सिविलाइजेशन और चैप्टर 18 एजुकेशन, चैप्टर 19 मशीनरी। इतना क्लियर है? ओके, तो ये आपका हो गया। एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए फटाफट। देखिए यहाँ पर हिंद स्वराज का दूसरा नाम है इंडियन होम रूल, महात्मा गांधी जी ने लिखा। पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। 1909 ईस्वी में गुजराती लैंग्वेज में, दोनों हाथ से लिखा गया। पब्लिश हुआ 1909 ईस्वी में गुजराती वर्जन, और इंग्लिश वर्जन पब्लिश हुआ 1910 में। बैन हुआ था 1910 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एज ए सेडिटियस टेक्स्ट के रूप में। 1910 में ही हटा दिया गया जब इंग्लिश वर्जन पब्लिश किया गया, और इसको लिखा गया जब गांधी जी लंदन से साउथ अफ्रीका की ओर ट्रैवल कर रहे थे, और अपनी बोट, किस बोट पर ये बैठे थे? बोर्ड SS किल्डोनिम कासल पर बैठे थे। 10 दिन में लिखा गया। ओवरऑल 20 चैप्टर हैं। जेनर जो है फिलोसॉफिकल डायलॉग है। सेटिंग अर्ली 20th सेंचुरी इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल। एडवोकेट्स, ये जो है इंडियन फिलोसफी ऑफ लाइफ को एडवोकेट करता है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज एडवोकेट्स द इंडियन फिलोसफी ऑफ लाइफ। अच्छा, यहाँ पर जो है एडिटर और रीडर के बीच 4 चीज़ों पर होता है क्वेश्चन आंसर। होम रूल यानी कि स्वराज, सेकंड है पैसिव रेजिस्टेंस यानी कि सत्याग्रह, थर्ड है मॉडर्न सिविलाइजेशन, और फोर्थ है इंडियन नेशनहुड। ओके, अब यहाँ पर देखिए 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आउट ऑफ 20 चैप्टर में से 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं? तो फर्स्ट है व्हाट इज स्वराज, चैप्टर 4 पर है व्हाट इज स्वराज। चैप्टर 6 सिविलाइजेशन। चैप्टर 7 व्हाई वाज इंडिया लास्ट। चैप्टर 9 द कंडीशन ऑफ इंडियन रेलवेज। चैप्टर 10 द कंडीशन ऑफ इंडिया। चैप्टर 11 द कंडीशन ऑफ इंडियन लॉयर्स। चैप्टर 12 द कंडीशन ऑफ इंडियन डॉक्टर्स। चैप्टर 13 व्हाट इज ट्रू सिविलाइजेशन, और चैप्टर 18 एजुकेशन। चैप्टर 19 मशीनरी। ओके, नेक्स्ट है आपका ये पोयम है कोरोमंडल फिशर्स। ये क्या है? ये एक पोयम है। इसको लिखा किसने? तो पोएटेस सरोजनी नायडू ने लिखा। सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते हैं सरोजनी नायडू को। ओके, तो 2 पॉइंट क्लियर है, 2 कैप्सूल क्लियर है। कोरोमंडल फिशर्स को लिखा है सरोजनी नायडू ने, जिनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, और ये इसका जेनर जो है पोएम है। इन दिस पोएम स्पीकर इंस्पायर्स हिज फिशरमैन। यहाँ पर पोएट या स्पीकर, यहाँ पर स्पीकर जो है अपने फिशरमैन को इंस्पायर्स करता है। और सरोजनी नायडू की जो फेमस पोएम्स हैं वो कौन कौन सी हैं? इंडियन वीवर्स, इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद, कोरोमंडल फिशर्स। सरोजनी नायडू की फेमस पोएम्स कौन कौन सी हैं? तो वो हैं इंडियन वीवर्स, इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद, और कोरोमंडल फिशर्स। इंडियन वीवर्स, इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद, और कोरोमंडल फिशर्स। सरोजनी नायडू रोट अबाउट पीपल हु लीड डिफिकल्ट लाइफ्स। सरोजनी नायडू ऐसे लोगों के बारे में लिखती थी जो कि डिफिकल्ट लाइफ जीते हैं, है ना। बट हु टीच अस इम्पॉर्टेंट ह्यूमन वैल्यूज, लेकिन जो हमें एक इम्पॉर्टेंट ह्यूमन वैल्यूज को सिखाते हैं, ऐसे लोगों के बारे में सरोजनी नायडू लिखती थी। ओके, तो सरोजनी नायडू की फेमस पोएम्स कौन सी हैं? इंडियन वीवर्स, इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद, और कोरोमंडल फिशर्स। सरोजनी नायडू wrote about people who lead difficult lives but who teach us important human values. ओके, अच्छा, कोरोमंडल फिशर्स में स्पीकर जो है अपने फिशरमैन को इंस्पायर करता है, ठीक है। और इसके बाद में कोरोमंडल फिशर्स पोएम है, लिखा है सरोजनी नायडू ने, यानी कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ओके, कांथापुरा नॉवेल को कब लिखा गया? तो 1929 ईस्वी में कांथापुरा नॉवेल को लिखा गया। और इसके बाद पब्लिश कब किया गया? 1938 ईस्वी में पब्लिश किया गया। 2 पॉइंट क्लियर। कांथापुरा नॉवेल इज रिटेन इन 1929, 1929 में लिखा गया। पब्लिश्ड इन 1938, 1938 में पब्लिश हुआ। डील्स विद द कॉलोनियल लिटरेचर, और कांथापुरा नॉवेल जो है कॉलोनियल लिटरेचर को दिखाता है। फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लिखा गया है।
कांथापुरा नॉवेल का जो जेनर है वो क्या है, नॉवेल है। तो इतना क्लियर। कांथापुरा नॉवेल को कब लिखा गया, 1929 में। पब्लिश कब किया गया, 1938 में। और ये किस लिटरेचर से डील करता है, किस लिटरेचर को दिखाता है, तो कॉलोनियल लिटरेचर को दिखाता है। फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। इसका जेनर जो है नॉवेल है। ठीक, इसके राइटर कौन है यानी कि नॉवेलिस्ट कौन है, तो राजा राव है। कौन है, राजा राव है। इसके बाद में आगे देखिए इनका फेमस वर्क क्या है, राजा राव का फेमस वर्क क्या है, तो राजा राव का फेमस वर्क है कांथापुरा। ठीक, और द सरपेंट एंड द रेप। राजा राव का फेमस वर्क क्या है, कांथापुरा, और दूसरा है द सरपेंट एंड द रेप। अब कांथापुरा नॉवेल में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, तो कैरेक्टर्स हैं, कई सारे कैरेक्टर्स हैं। अचक्का, कंचम्मा, है ना, अचक्का, कंचम्मा, गॉडेस है, मूर्ति, भट्टा, पटेल रंगे गौड़ा, जया रामाचार, बड़े खां, साहिब लॉर्ड ऑफ कॉफी स्टेट के जो लॉर्ड हैं, रंगम्मा आरिच बिडो हैं, स्वामी, कुली वर्कर्स, वासुदेव, रचना, रांची, एडवोकेट शंकर, रत्ना, पिलग्रिम्स ऑफ महात्मा बाई, काशीपुर। काशीपुर के द्वारा पिलग्रिम्स ऑफ महात्मा कहा जाता है काशीपुर इधर कांथापुरा गांव के लोगों को। ठीक है, तो करेक्टर्स में क्लियर है कौन कौन से करेक्टर्स हैं, अचक्का, कंचम्मा, मूर्ति, भट्टा, पटेल रंगे गौड़ा, जया रामाचार, बड़े खां, साहिब, रंगम्मा, स्वामी, कुली वर्कर्स, वासुदेव, रचना, रांची, एडवोकेट शंकर, रत्ना, पिलग्रिम्स ऑफ महात्मा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इन इट यानी कि कांथापुरा इज कंसिडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट वर्क ऑफ इंडियन लिटरेचर। इंडियन लिटरेचर के सिग्निफिकेंट वर्क के रूप में कांथापुरा को कंसीडर किया जाता है। एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ नेशनलिज्म, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस एंड द इम्पैक्ट ऑफ colonialism ऑन रूरल इंडियन सोसाइटी। देखिए कांथापुरा नॉवेल जो है नेशनलिज्म और नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस की थीम से डील करता है, और इसके साथ में कॉलोनियलिज्म पर क्या प्रभाव पड़ता है यानी कि रूरल इंडियन सोसाइटी पर कॉलोनियलिज्म का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इस चीज़ को भी दिखाया गया है यहाँ पर। इट इज नरेटेड बाई एन ओल्ड वुमेन अचक्का। कांथापुरा नॉवेल को एक ओल्ड वुमेन अचक्का के द्वारा नरेट किया गया है। इट इज अ स्टोरी ऑफ अ विलेज कांथापुरा। कांथापुरा नॉवेल जो है साउथ इंडिया के एक विलेज कांथापुरा की कहानी है। एक ये फिक्शनल स्टोरी है एंड हाउ इट इज अफेक्टेड बाय द राइज ऑफ गांधीज इन द 1930s। और इस नॉवेल में इस चीज़ को भी दिखाया गया कि 1930 में गांधी जी का किस तरह से अफेक्ट इस गांव पर पड़ा। ठीक है, इस चीज़ को दिखाया गया। ओके, यहाँ से क्लियर है। अब देखिए एक बार मोटा मोटा देखिए, कांथापुरा नॉवेल को लिखा गया 1929 में, पब्लिश हुआ 1938 में। कॉलोनियल लिटरेचर से डील करता है, फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। जेनरा क्या है, तो नॉवेल है, नॉवेलिस्ट है राजा राव। फेमस वर्क है राजा राव का, एक तो कांथापुरा, दूसरा द सरपेंट एंड द रोप। करेक्टर्स कौन कौन से, अचक्का, केंचम्मा जो कि एक देवी है, मूर्ति, भट्टा, पटेल रंगे गौड़ा, जया रामाचार, बड़े खां, साहिब जो कि कॉफी स्टेट के लॉर्ड हैं, रंगम्मा जो कि एक रिच विडो हैं, स्वामी, कुली वर्कर्स, वासुदेव, रचना, ठीक, रांची, एडवोकेट शंकर, रत्ना, पिलग्रिम्स ऑफ महात्मा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कांथापुरा को एक सिग्निफिकेंट वर्क के रूप में माना जाता है इंडियन लिटरेचर में। और ये जो है कांथापुरा नॉवेल में नेशनलिज्म, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस और जो है रूरल इंडियन सोसाइटी पर किस तरह से कॉलोनियलिज्म का इम्पैक्ट पड़ता है, इस चीज़ को भी दिखाया गया है। इस नॉवेल को नरेटेड बाय एन ओल्ड वुमेन अचक्का। इस नॉवेल को एक ओल्ड वुमेन अचक्का के द्वारा नरेट किया गया है। ठीक, इट इज अ स्टोरी ऑफ अ विलेज कांथापुरा। ये एक विलेज कांथापुरा की कहानी है और ये विलेज साउथ इंडिया में सिचुएटेड है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर देखिए एंड
हाउ इट इज अफेक्टेड बाय द राइज ऑफ गांधीज्म इन द 1930s। और इस नॉवेल में ये भी दिखाया गया कि 1930 के आसपास जो है गांधी जी का किस तरह से गांधीज्म का किस तरह से इस गांव के ऊपर अफेक्ट हुआ, इस चीज को भी यहाँ पर दिखाया गया है। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट है फाइनल सॉल्यूशंस। देखिए फाइनल सॉल्यूशंस एक प्ले है, इसको लिखा है महेश दत्तानी ने। फाइनल सॉल्यूशन क्या है, तो फाइनल सॉल्यूशन एक प्ले है जिसको लिखा है महेश दत्तानी ने। महेश दत्तानी फर्स्ट इंडियन इंग्लिश प्ले राइट, महेश दत्तानी फर्स्ट इंडियन इंग्लिश प्ले राइट हैं हु रिसीव्ड साहित्य एकेडमी अवार्ड। इनको ये फर्स्ट इंडियन इंग्लिश प्ले राइट हैं जिनको साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला। ठीक है, और इनका जो जेनर क्या है, फाइनल सॉल्यूशन का जेनर क्या है, तो ये प्ले है और प्ले में ये 3 एक्ट का प्ले है। फाइनल सॉल्यूशन जो है 3 एक्ट का प्ले है और स्टोरी जो है 31 मार्च 1948 से शुरू होती है। फाइनल सॉल्यूशन में जो कहानी है वो 31 मार्च 1948 से शुरू होती है। और इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, तो कैरेक्टर में दक्षा या हार्दिका, जिनका नाम हार्दिका भी है, जरीन, स्मिता, तस्नीम, राम अनिक, अरुणा, जावेद, बॉबी एंड अप्रीस्ट। तो ये कैरेक्टर्स हैं। फाइनल सॉल्यूशन में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, तो कैरेक्टर्स में दक्षा या हार्दिका एक ही है, ठीक, जरीन, स्मिता, तस्नीम, रामनिक, अरुणा, जावेद, बॉबी और एक प्रीस्ट है। ठीक, ये फाइनल सॉल्यूशंस का है। नेक्स्ट देखिए माई ग्रैंड मदर्स हाउस। अब देखिए माई ग्रैंड मदर्स हाउस, इसका जो जेनर है ये पोयम है। पोयम में कैसा पोयम है, तो ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है। ठीक, माई ग्रैंड मदर्स हाउस का जेनर क्या है, तो पोयम है। पोयम में कैसा पोयम है, तो ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है। इसकी पोएटेस कौन है, कमला दास है। पोएटेस कौन है, कमला दास है। कमला दास को कमला सुरैया भी कहते हैं। ठीक, कमला दास को और क्या कहते हैं, कमला सुरैया भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए कमला दास टेल्स अबाउट हर ग्रैंड मदर्स हाउस। इस पोएम के थ्रू, माई ग्रैंड मदर्स हाउस पोएम के थ्रू कमला दास जी अपनी दादी के घर, अपने ग्रैंड मदर्स के हाउस के बारे में बताती हैं। एंड फीलिंग ऑफ द हैप्पीनेस ऑफ डेट हाउस, और उस घर के हैप्पीनेस मोमेंट को, हैप्पी मोमेंट के फील को भी बताती हैं इस पोएम के थ्रू। ठीक, पोएम टॉक्स अबाउट द चाइल्डहुड ऑफ द पोएटेस। ये पोएम माई ग्रैंड मदर्स हाउस पोएटेस के बचपन के बारे में बात करती है। ठीक है, एंड हर हैप्पी डेज इन हर ग्रैंड मदर्स हाउस, और इनके ग्रैंड मदर्स के हाउस में, ठीक, अपने दादी के घर में हैप्पी दिनों को भी जो है पोएट बताती हैं इस पोएम के थ्रू। ओके, तो यहाँ पर एक बार देखिए माई ग्रैंड मदर्स हाउस को लिखा है कमला दास ने। इनको कमला सुरैया भी कहते हैं। और इसका जेनर क्या है, तो पोयम है। और ये कैसी पोयम है, ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है। ठीक, माई ग्रैंड मदर्स हाउस में पोएट टेल्स अबाउट हर ग्रैंड मदर्स हाउस, पोएट जो अपने ग्रैंड मदर के घर के बारे में बताती हैं और जो है उस घर में जो हैप्पीनेस की फीलिंग को भी बताती हैं। पोएम टॉक्स अबाउट द चाइल्डहुड ऑफ द पोएटेस, और ये पोएम जो पोएटेस के बचपन के बारे में बताती हैं। एंड हर हैप्पी डेज इन हर ग्रैंड मदर्स हाउस, और उसके दादी के घर में जो हैप्पी मोमेंट, हैप्पी डेज की भी बात करती हैं। कौन, ये कमला दास जी अपने दादी के घर के हैप्पी डेज की भी बात करती हैं। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए स्मॉल स्केल रिफ्लेक्शंस ऑन अ ग्रेट हाउस। स्मॉल स्केल रिफ्लेक्शंस ऑन अ ग्रेट हाउस एक पोएम है हैविंग 91 लाइन्स, और ये 91 लाइन्स की पोएम, 91 लाइन की एक पोएम है। और इस पोएम का नाम है स्मॉल स्केल रिफ्लेक्शंस ऑन अ ग्रेट हाउस। क्या नाम है, स्मॉल स्केल रिफ्लेक्शंस ऑन अ ग्रेट हाउस। इसकी राइटर यानी कि पोएट कौन है, तो पोएट हैं A.K. रामा अनुजन। ठीक, एटीपेट कृष्णा स्वामी रामा अनुजन। और इसको लिखा गया है फ्री वर्स में, लिखा गया रिटेन इन फ्री वर्स। स्मॉल स्केल रिफ्लेक्शंस ऑन अ ग्रेट हाउस को फ्री वर्स में लिखा गया है। और अबाउट अ स्पेसिफिक हाउस, और ये एक स्पेसिफिक हाउस, स्पेसिफिक घर के बारे में बताया गया है।
दिस पोएम हैविंग 91 लाइन्स, ये पोएम जिनके पास जो कि 91 लाइन की एक पोएम है, डिवाइडेड इनटू सेट्स ऑफ 3 और 4 लाइन्स एज वेल एज सिंगल सॉलिटरी लाइन्स ऑफ वर्स। ये पोएम जो कि 91 लाइन की पोएम है, ये 3 या 4 लाइन के सेट में या जो कभी कभी सिंगल लाइन के सेट में डिवाइडेड है। ओके, देयर इज नो राइम्स और मेट्रिकल स्कीम्स और पैटर्न्स, इसमें किसी भी प्रकार के राइम्स या मेट्रिकल स्कीम्स या किसी भी प्रकार के पैटर्न्स का यूज नहीं किया जाता है। पोएट स्पीक्स अबाउट द हिस्ट्री थ्रू एन इमेज रिच नैरेटिव अबाउट अ फैमिली होम। यहाँ पर पोएट जो हैं एक जो है ऐसे समझिए, यहाँ पर पोएट एक हिस्ट्री के बारे में कहानी बताता है, जो कि एक घर के बारे में, एक फैमिली होम के बारे में कहानी है। पोएम बिगिंस विद द स्पीकर टेलिंग द रीडर्स, पोएम यहाँ से शुरू होता है कि जहाँ पर स्पीकर, पोएम कौन सी पोएम है, स्मॉल स्केल रिफ्लेक्शंस ऑन अ ग्रेट हाउस। ये पोएम में स्पीकर ये बताता है रीडर को कि कोई भी चीज़ जो कि इस घर में आती है, एवरीथिंग डेट कम्स इनटू हिज हाउस ऑलवेज स्टेज, कोई भी चीज़ जो कि उसके घर में आती हैं वो हमेशा इसी घर में रह जाती हैं, ठीक, रुक जाती हैं। और इफ़ इट लीव्स, अथवा कोई चीज़ यहाँ से बाहर जाती हैं, इट इवेंचुअली कम्स बैक अगेन, तो वापस वो अल्टीमेटली जो वापस इसी घर में आती हैं। तो ये 7 कैप्सूल्स क्लियर, एक बार रिवीजन करिए। स्मॉल स्केल रिफ्लेक्शंस ऑन अ ग्रेट हाउस, ये जो है 91 लाइन की पोएम है, इसके राइटर या पोएट हैं A.K. रामा अनुजन, फ्री वर्स में लिखा गया है और ये एक स्पेसिफिक हाउस के बारे में कहानी है, अबाउट अ स्पेसिफिक हाउस। इस पोएम को 3 या 4 लाइन के सेट में, कभी कभी सिंगल सॉलिटरी लाइन के सेट में डिवाइड किया गया है। इसमें कोई राइम्स, कोई मेट्रिकल स्कीम्स या जो है पैटर्न्स का यूज नहीं किया गया है, क्योंकि फ्री वर्स में है। और स्पीकर जो है यहाँ पर एक घर के बारे में, एक कहानी के बारे में, ठीक है, एक फैमिली होम के एक कहानी के बारे में बताते हैं, इमेजरी नैरेटिव से के माध्यम से एक जो है कहानी के बारे में बताते हैं, फैमिली होम के बारे में बताया गया। जहाँ पर ये पोएम शुरू होता है कि स्पीकर रीडर को ये बता रहे हैं कि कोई भी चीज़ जो कि इस घर में आती हैं हमेशा इसी घर में रह जाती हैं, और इट लिव्स इट इवेंचुअली कम्स बैक अगेन, अथवा अगर कोई चीज़ यहाँ से चली भी जाती है बाहर तो वो अल्टीमेटली वापस इसी घर में आती हैं, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, इंडियन समर। इंडियन समर अ पोएम रिटन बाई जयंता महापात्रा। इंडियन समर एक पोएम है जिसको जयंता महापात्रा ने लिखा है, ठीक है। इंडियन समर एक पोएम है जिसको जयंता महापात्रा ने लिखा है। अब देखिए जो टाइटल इंडियन समर है, itself suggests that poem is about a particular summer in India। ये टाइटल जिसका नाम इंडियन समर है, ये बताता है कि ये पोएम जो है इंडिया में एक पार्टिकुलर समर के बारे में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जयंता महापात्रा वॉज द फर्स्ट इंडियन पोएट टू विन अ साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर इंग्लिश पोएट्री। जयंता महापात्रा जो है फर्स्ट इंडियन पोएट हैं जिनको इंग्लिश पोएट्री के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया जाएगा, ठीक। इंडियन समर ऑफर्स अ फ्यू पिक्चर्स विच आर नो मीन्स इंटरकनेक्टेड। इंडियन समर्स में कुछ पिक्चर्स दिखाए गए हैं जो कि आपस में बिल्कुल भी इंटरकनेक्टेड नहीं है। फर्स्ट इज द पिक्चर ऑफ मॉर्नफुल विंड ब्लोइंग एंड प्रोड्यूसिंग मॉर्निंग साउंड्स। फर्स्ट जो है वो मॉर्नफुल विंड का पिक्चर है जो कि ब्लो कर रही, बह रही है और एक मॉर्निंग साउंड्स को प्रोड्यूस कर रही है, क्लियर है। फर्स्ट इज द पिक्चर ऑफ मॉर्नफुल विंड, फर्स्ट जो है मॉर्नफुल विंड का पिक्चर है, ब्लोइंग जो कि बह रही है, चल रही है, एंड प्रोड्यूसिंग मॉर्निंग साउंड्स, और जो है एक प्रकार के मॉर्निंग साउंड्स को प्रोड्यूस कर रही है। नेक्स्ट इज द पिक्चर ऑफ प्रीस्ट, और नेक्स्ट जो है प्रीस्ट का पिक्चर है, चैंटिंग लाउडर जो कि लाउडर रूप से भजन कीर्तन कर रहे हैं प्रीस्ट लोग।
देन बिफोर, पहले के कंपैरिजन में, एंड दस इंडिकेटिंग इट इज इंडियाज माउथ, और इस प्रकार ये जो प्रीस्ट हैं ये इंडियाज के माउथ को इंडिकेट करते हैं। थर्ड पिक्चर इज डेट ऑफ क्रोकोडाइल्स, थर्ड पिक्चर जो है क्रोकोडाइल्स का है, मूविंग इनटू डीपर वाटर्स, जो कि डीपर वाटर में मूव कर जाते हैं। ओके, बहुत बहुत ज़्यादा डीपर वाटर में ये मूव कर जाते हैं क्रोकोडाइल्स। नेक्स्ट पिक्चर इज द डेट ऑफ dung heap or heap of rubbish smoldering in the morning sunlight and giving out smoke। नेक्स्ट पिक्चर जो है वो डंग हीप या हीप ऑफ रबिश का है, जो कि मॉर्निंग में स्मोल्डर कर रहे हैं, ऐसे सुलग रहे हैं, धीमी आंच में जल रहे हैं धुआं के साथ, एंड गिविंग आउट स्मोक, और बहुत ज़्यादा स्मोक कर रहे हैं, धुआं दे रहे हैं। फाइनली कम्स ऑन द पिक्चर ऑफ द गुड वाइफ, और फाइनली जो है गुड वाइफ का पिक्चर आता है, लाइंग इन बेड, जो कि बेड पर लेटी हुई है, थ्रू आउट द लॉन्ग आफ्टरनून, एक लॉन्ग आफ्टरनून से बेड पर लेटी हुई है। अच्छा, इंडियन समर पब्लिश्ड इन रेन ऑफ राइट्स, इंडियन समर को रेन ऑफ राइट्स में पब्लिश किया गया। तो एक बार देख लीजिए, इंडियन समर एक पोयम है, जयंता महापात्रा ने लिखा। टाइटल इंडियन समर जो खुद ये बताता है कि ये पोयम एक इंडिया में पार्टिकुलर समर के बारे में कहानी है या समर के बारे में है। जयंता महापात्रा फर्स्ट इंडियन पोएट हैं जिनको इंग्लिश पोएट्री के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। ठीक है, इंडियन समर जो है कुछ पिक्चर्स को ऑफर करता है जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है। फर्स्ट इज द पिक्चर ऑफ मॉर्नफुल विंड ब्लोइंग एंड प्रोड्यूसिंग मॉर्निंग साउंड्स। फर्स्ट जो है मॉर्नफुल विंड का पिक्चर है जो कि चल रही है और मॉर्निंग साउंड्स को प्रोड्यूस कर रही है। नेक्स्ट इज द पिक्चर ऑफ प्रीस्ट, और नेक्स्ट जो है प्रीस्ट का पिक्चर है, चैंटिंग लाउडर लाउडर देन बिफोर, जो कि पहले से ज़्यादा तेजी से भजन कीर्तन कर रहे हैं, एंड दस इंडिकेटिंग इट इज इंडियाज माउथ, और इस प्रकार ये इंडियाज के माउथ को इंडिकेट करते हैं। थर्ड पिक्चर इज द डेट ऑफ क्रोकोडाइल्स, थर्ड पिक्चर जो है क्रोकोडाइल्स का है, मूविंग इनटू डीपर वाटर, जो कि डीपर वाटर में मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट पिक्चर इज डेट ऑफ अ डंग हीप और हीप ऑफ रबिश। नेक्स्ट पिक्चर जो है वो हीप का है, डंग हीप का या हीप ऑफ रबिश का है, जो कि मॉर्निंग में स्मोल्डर कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा वो स्मोक कर रहे हैं। ठीक है, मॉर्निंग सनलाइट में वो स्मोल्डर कर रहे हैं, धीरे धीरे सुलग रहे हैं और जो है बहुत ज़्यादा स्मोक कर रहे हैं। फाइनली जो है गुड वाइफ के पिक्चर को दिखाया गया है, लाइंग इन बेड थ्रू आउट द लॉन्ग आफ्टरनून, जो कि दोपहर से ही बेड पर लेटी हुई है और सपना देख रही है। इंडियन समर पब्लिश्ड इन रेन ऑफ राइट्स, इंडियन समर को रेन ऑफ राइट्स में पब्लिश किया गया। ठीक है, इसके बाद में फिर नेक्स्ट देखिए, अ मॉर्निंग वॉक। देखिए, अ मॉर्निंग वॉक अ पोएम रिटन बाय अ ग्रेट जेविश पोएट। अ मॉर्निंग वॉक एक पोएम है जिसको जो है जेविश पोएट निजम एजिकील के द्वारा लिखा गया। अ मॉर्निंग वॉक एक क्या है, एक पोएम है जिसको ग्रेट जेविश पोएट निजम एजिकील के द्वारा लिखा गया। अ मॉर्निंग वॉक एक ऐसा वर्क है जो कि बिजी और लोनली मॉडर्न लाइफ के बारे में बताता है। ठीक, अ मॉर्निंग वॉक इंडिकेट्स द बिजी एंड लोनली मॉडर्न लाइफ, ये बिजी और लोनली मॉडर्न लाइफ के बारे में इंडिकेट करता है। क्रिटिसाइजेज द लाइफ इन द सिटी, और सिटी में जो लाइफ है उस चीज़ की क्रिटिसाइज करता है। और निजम एजिकील को फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री, फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री कहा जाता है। अ मॉर्निंग वॉक कहाँ पब्लिश हुई, द अनफिनिश्ड मैन में पब्लिश हुई। अ मॉर्निंग वॉक को किस कलेक्शन ऑफ पोएम में पब्लिश किया गया, तो द अनफिनिश्ड मैन कलेक्शन ऑफ पोएम में पब्लिश किया गया। और कब लिखा गया मॉर्निंग वॉक को, तो अ मॉर्निंग वॉक को लिखा गया 1959 ईस्वी में, थर्ड पर्सन नैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। ठीक, और ये किस थीम से डील करता है, तो एलिनेशन की थीम से डील करता है। एक बार देखिए इसे, देखिए, अ मॉर्निंग वॉक। अ मॉर्निंग वॉक एक पोएम है जिसको ग्रेट जेविश पोएट निजम एजिकील ने लिखा। निजम एजिकील ने अपनी इस वर्क यानी कि अ मॉर्निंग वॉक के माध्यम से ये इंडिकेट करता है, बिजी और लोनली मॉडर्न लाइफ के बारे में बताता है और सिटी के लाइफ को क्रिटिसाइज करता है। ठीक, और जो है निजम एजिकील को फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश
पोएट्री। मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री का फादर माना जाता है निजम एजेकिल को। और इसके बाद अ मॉर्निंग वॉक को किस कलेक्शन ऑफ पोएम में पब्लिश किया गया? तो द अनफिनिश्ड मैन कलेक्शन ऑफ पोएम में पब्लिश किया गया। कब लिखा गया मॉर्निंग वॉक को? 1959 में लिखा गया। किस थीम से डील करता है? तो एलिनेशन की थीम से डील करता है। अ मॉर्निंग वॉक को जो है थर्ड पर्सन नैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। इसके बाद में देखो गीतांजलि सॉन्ग नंबर 103 है। ये गीतांजलि का सॉन्ग नंबर 103 है। इसका नाम है इन वन सैल्यूटेशन टू दी। ठीक, इन वन सैल्यूटेशन टू दी को, ये पल नंबर पोयम है, इसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। और रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि वर्क के लिए 1913 ईस्वी में नोबेल प्राइज मिला है। गीतांजलि वर्क के लिए 1913 ईस्वी में नोबेल प्राइज मिला है। किसको? इनको, रविंद्रनाथ टैगोर को। ओके, अब देखिए यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर एक फेमस इंडियन पोएट थे और कंपोजर ऑफ आवर नेशनल एंथम जन गण मन। रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं हमारे नेशनल एंथम जन गण मन के कंपोजर हैं, यानी कि कंपोज किए। ठीक है, और रविंद्रनाथ टैगोर का जो फेमस वर्क है वो है गीतांजलि। ठीक, और रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल प्राइज मिला। इनका दूसरा नाम है गुरुदेव। इनका जन्म हुआ था 7 मई 1861 ईस्वी को और मृत्यु हुई 7 अगस्त 1941 ईस्वी को कोलकाता में। तो देखिए रविंद्रनाथ टैगोर ये फेमस इंडियन पोएट हैं। इन्होंने हमारे नेशनल एंथम जन गण मन को कंपोज किया और इनका जो फेमस वर्क है वो गीतांजलि है। ठीक, और इनको गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल प्राइज मिला। इनका दूसरा नाम गुरुदेव है और इनका जन्म हुआ 7 मई 1861 ईस्वी को और मृत्यु हुई 7 अगस्त 1941 ईस्वी को कोलकाता में। इनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ था और माता का नाम शारदा देवी था। ठीक, रविंद्रनाथ टैगोर के पिता का नाम क्या है? देवेंद्रनाथ था और माता का नाम शारदा देवी था। रविंद्रनाथ टैगोर को टैगोर आल्सो कंसिडर्ड एज अ पोएट ऑफ मिस्टिसिज्म। रविंद्रनाथ टैगोर को पोएट ऑफ मिस्टिसिज्म के भी रूप में जाना जाता है। और किस रूप में जाना जाता है? पोएट ऑफ मिस्टिसिज्म के भी रूप में जाना जाता है। ही बिलीव्स इन मिस्ट्री ऑफ क्रिएशन लाइक ऑल अदर मिस्टिक पोएट। बाकी सारे मिस्टिक पोएट की तरह टैगोर जी भी मिस्ट्री ऑफ क्रिएशन में विश्वास करते थे। ठीक, अब यहाँ देखो दो तरह के पोएटिक्स होते हैं, लव मिस्टिक्स और जो है नेचर मिस्टिक्स। लव मिस्टिक्स में कौन कौन से पोएट हैं? तो लव मिस्टिक्स में जॉन कीट्स आते हैं, पीबी शैली आते हैं, रॉबर्ट ब्राउनिंग, डीजी रोजेटी। लव मिस्टिक्स में कौन कौन आते हैं? जॉन कीट्स, पीबी शैली, रॉबर्ट ब्राउनिंग, डीजी रोजेटी। और नेचर मिस्टिक्स में कौन कौन आते हैं? तो नेचर मिस्टिक्स में आते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, हेनरी वोगन। विलियम वर्ड्सवर्थ और हेनरी वोगन आते हैं। अब देखिए आत्मन इज ब्राह्मण इन हिंदुइज्म में कहा गया आत्मन इज ब्राह्मण। इसका मतलब द सोल इज वन विद गॉड। आत्मन इज ब्राह्मण मीन्स क्या होगा? द सोल इज वन विद गॉड। सूफीज्म मिस्टिकल ब्रांच ऑफ इस्लाम। सूफीज्म जो इस्लाम की मिस्टिकल ब्रांच है उसमें ये कहा गया है लिटिल स्लीप, लिटिल टॉक, लिटिल फूड। ठीक, सूफीज्म में क्या कहा गया है? किस बात पर फोकस किया गया है? लिटिल स्लीप, लिटिल टॉक और लिटिल फूड पर फोकस किया गया। चलिए एक बार इसे रिवीजन कर लीजिए। यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ये फेमस इंडियन पोएट हैं और इन्होंने हमारे नेशनल एंथम जन गण मन को कंपोज किया। इनका फेमस वर्क है गीतांजलि। ठीक, और इनको गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल प्राइज भी मिला। इनका दूसरा नाम गुरुदेव है। इनका जन्म 7 मई 1861 ईस्वी को और मृत्यु 7 अगस्त 1941 ईस्वी को कोलकाता में। ठीक, और इनके पिता का नाम था देवेंद्रनाथ और माता का नाम था शारदा देवी। ठीक है, इसके बाद में आल्सो कंसिडर्ड एज अ पोएट ऑफ मिस्टिसिज्म। इनको पोएट ऑफ मिस्टिसिज्म के भी रूप में कंसीडर किया जाता है। ही बिलीव्स इन मिस्ट्री ऑफ क्रिएशन लाइक ऑल अदर मिस्टिक पोएट्स। बाकी सारे मिस्टिक पोएट्स की तरह ये भी जो है मिस्ट्री ऑफ क्रिएशन में बिलीव करते हैं। लव मिस्टिक्स में आते हैं जॉन कीट्स, पीबी शैली, रॉबर्ट ब्राउनिंग, डीजी रोजेटी। और नेचर मिस्टिक्स में आते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, हेनरी वोगन आते हैं। ठीक है,
आत्मन इज ब्राह्मण इन हिंदुइज्म, हिंदुइज्म में कहा गया है आत्मन इज ब्राह्मण मीन्स द सोल इज वन विद गॉड। सूफीज्म जो कि मिस्टिकल ब्रांच ऑफ इस्लाम है, इसमें इस बात पर फोकस किया गया लिटिल स्लीप लिटिल टॉक एंड लिटिल फूड। ओके, इसके बाद में देखिए नेक्स्ट है जयंता महापत्रा। जयंता महापत्रा पॉपुलर इंडियन इंग्लिश पोएट। जयंता महापत्रा ये कौन, पॉपुलर इंडियन इंग्लिश पोएट हैं और इम्प्लीमेंटेड फ्री वर्स इन हिज पोएट्रीज। और जयंता महापत्रा ने अपने लगभग सभी पोएट्रीज में फ्री वर्स को इम्प्लीमेंट किया है। जयंता महापत्रा का जन्म हुआ 1928 ईस्वी को और इनकी डेथ हुई 2023 ईस्वी को। जयंता महापत्रा का जन्म कब हुआ, 1928 ईस्वी को, और इनकी डेथ हुई 2023 ईस्वी को। फर्स्ट इंडियन पोएट टू विन साहित्य एकेडमी अवार्ड फॉर इंग्लिश पोएट्री। ये जो हैं जयंता महापत्रा फर्स्ट इंडियन पोएट हैं जिन्होंने इंग्लिश पोएट्री के लिए साहित्य एकेडमी अवार्ड जो है अचीव किया। इनका फेमस पोएम है इंडियन समर और हंगर। ठीक है, फेमस पोएम क्या, इंडियन समर और हंगर। तो चलिए यहाँ 5 कैप्सूल्स देखते हैं, एक बार रिवाइज कर लीजिए जयंता महापत्रा से रिलेटेड। तो जयंता महापत्रा ये पॉपुलर इंडियन इंग्लिश पोएट हैं, फ्री वर्स का इम्प्लीमेंट किया। लाइफ स्पैन जन्म हुआ 1928 में, मृत्यु हुई 2023 में। और जो है ये साहित्य एकेडमी अवार्ड इनको जो है मिला, ठीक, इंग्लिश पोएट्री के लिए। और ये फर्स्ट इंडियन पोएट हैं जिनको इंग्लिश पोएट्री के लिए साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला। फेमस पोएम है इनका इंडियन समर और हंगर। अब इसके बाद में देखिए कमला दास। कमला दास फेमस इंडियन पोएटेस हैं। कमला दास जी जो हैं ये फेमस इंडियन पोएटेस हैं और इनका लाइफ स्पेन है 1934 से 2009, यानी कि कमला दास का जन्म हुआ 1934 ईस्वी को और इनकी मृत्यु हुई 2009 ईस्वी को। ठीक है, कमला दास का दूसरा नाम था कमला सुरैया था। रीजन क्या है देखिए, कमला दास वाज बॉर्न इन 1934 इन अ कंजर्वेटिव हिंदू नायर फैमिली बट एम्ब्रेस्ड इस्लाम इन 1999 एट द एज ऑफ 65। देखिए कमला दास का जन्म 1934 ईस्वी को कंजर्वेटिव हिंदू नायर फैमिली में हुआ, लेकिन 1999 ईस्वी में 65 साल की उम्र में कमला दास ने इस्लाम को इम्ब्रेस कर लिया। डेट्स वाई हर अदर नेम इज कमला सुरैया, इसलिए इनका दूसरा नाम कमला सुरैया भी पड़ा। इनका फेमस पोएम्स क्या है, तो इनका फेमस पोएम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। ठीक है, और भी हैं जैसे माई मदर्स एट 66, ये भी है इनकी वर्क। तो देखिए कमला दास फेमस इंडियन पोएटेस हैं। लाइफ स्पैन 1934 से 2009। दूसरा नाम कमला सुरैया, 1999 में 65 साल की उम्र में इस्लाम को इम्ब्रेस किया। जन्म हुआ था कंजर्वेटिव हिंदू नायर फैमिली में और इनका ग्रेट पोएम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट आ जाइए, देखिए महेश दत्तानी। महेश दत्तानी फेमस इंडियन इंग्लिश प्ले राइट हैं और देखिए ये फर्स्ट इंडियन इंग्लिश प्ले राइट हैं जिनको साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला। याद रखिए महेश दत्तानी फर्स्ट इंडियन इंग्लिश प्ले राइट हैं जिनको साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला। और इसके बाद महेश दत्तानी का ये फेमस प्ले है फाइनल सॉल्यूशंस। ठीक, और ये फेमस इंडियन प्ले राइट भी हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाइए यहाँ राजा राव। ठीक, राजा राव एक फेमस इंडियन नॉवलिस्ट हैं। राजा राव जो हैं एक फेमस इंडियन नॉवलिस्ट हैं। इनका जन्म हुआ 1908 ईस्वी को और मृत्यु हुई 2006 ईस्वी को। याद रहेगा ना, राजा राव का लाइफ स्पैन है 1908 से 2006। 1908 ईस्वी को जन्म और 2006 ईस्वी को इनकी डेथ हुई। क्लियर, राजा राव फेमस इंडियन नॉवलिस्ट हैं। इनका जन्म हुआ 1908 ईस्वी को, मृत्यु हुई 2006 ईस्वी को। और राजा राव जो हैं इंडो अमेरिकन राइटर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के एक इंडो अमेरिकन राइटर के रूप में जाने जाते हैं। राजा राव का फेमस वर्क क्या है, कांथापुरा और द सर्पेंट एंड द रोप। ठीक है, राजा राव का फेमस वर्क क्या है, कांथापुरा, द सर्पेंट एंड द रोप। राजा राव वन साहित्य एकेडमी अवार्ड, पद्मा भूषण, न्यूज़डेट इंटरनेशनल प्राइज फॉर लिटरेचर। राजा राव ने साहित्य एकेडमी अवार्ड जीता,
पद्म भूषण को जीता और जो है लिटरेचर के लिए न्यूज़डेट इंटरनेशनल प्राइज भी इन्होंने जीता। तो देखिए राजा राव के बारे में 5 कैप्सूल्स। राजा राव एक फेमस इंडियन नॉवलिस्ट हैं। राजा राव का लाइफ स्पैन 1908 से 2006, 1908 में जन्म हुआ, 2006 में मृत्यु हुई। राजा राव एक इंडो अमेरिकन राइटर के रूप में फेमस है। इंग्लिश लैंग्वेज के इंडो अमेरिकन राइटर के रूप में जाने जाते हैं। इनका फेमस वर्क है राजा राव का कांथापुरा और द सर्पेंट एंड द रोप। राजा राव ने साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता, पद्म भूषण जीता और न्यूज़डेट इंटरनेशनल प्राइज फॉर लिटरेचर भी जीता। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू फेमस इंडियन पोएटेस हैं। सरोजनी नायडू जो हैं फेमस इंडियन पोएटेस हैं और सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सरोजनी नायडू फेमस इंडियन पोएटेस हैं, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और इनका फेमस पोएम क्या है, तो इंडियन वीवर्स इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद और कोरोमंडल फिशर्स। सरोजनी नायडू का फेमस पोएम क्या है, तो फेमस पोएम है इंडियन वीवर्स इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद और कोरोमंडल फिशर्स। सरोजनी नायडू ने ऐसे लोग के बारे में लिखा है हु लीड डिफिकल्ट लाइफ्स बट हु टीच अस इम्पॉर्टेंट ह्यूमन वैल्यूज, जो कि कठिन लाइफ जीते हैं लेकिन वो जो हैं एक इम्पॉर्टेंट ह्यूमन वैल्यूज को सिखाते हैं। चलिए एक बार देखते हैं। सरोजनी नायडू फेमस इंडियन पोइटेस हैं और इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। सरोजनी नायडू का फेमस पोएम है इंडियन वीवर्स इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद और कोरोमंडल फिशर्स। सरोजनी नायडू जो ऐसे लोगों के बारे में लिखा है जो कि डिफिकल्ट लाइफ्स को लीड करते हैं लेकिन जो हैं ये जो हैं ह्यूमन वैल्यूज, इम्पॉर्टेंट ह्यूमन वैल्यूज को भी सिखाते हैं। ठीक, आगे देखिए यहाँ पर महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का फुल नेम मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका लाइफ स्पैन है 2 अक्टूबर 1869 से 30 जनवरी 1948। महात्मा गांधी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को और इनकी मृत्यु हुई 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज लिखा। हिंद स्वराज को इंडियन होम रूल भी कहते हैं। हिंद स्वराज को इंडियन होम रूल भी कहते हैं और हिंद स्वराज को लिखा गया 1909 ईस्वी में दोनों हाथ से और 10 दिन में लिखा गया। ठीक है, जब ये लंदन से साउथ अफ्रीका में यात्रा कर रहे थे अपनी बोट बोर्ड SS किल्डोनिम कासल में बैठकर, तब इन्होंने हिंद स्वराज लिखा। ओके, इसके बाद में देखिए इंडियन महात्मा गांधी इंडियन लॉयर्स थे, एंटी कॉलोनिस्ट थे। इन्होंने लंदन में स्टडी किया, स्टडीड लॉ इन लंदन, लंदन में लॉ की स्टडी किया। देन स्पेंड 21 ईयर्स इन साउथ अफ्रीका, उसके बाद में 21 साल तक ये साउथ अफ्रीका में रहे। फॉर्मुलेटेड द सत्याग्रह प्रोटेस्ट, और यहाँ पर आकर इन्होंने इंडिया में सत्याग्रह प्रोटेस्ट का फॉर्मुलेट किया। हैड अ करेस्पोंडेंस रिलेशन विद रशियन नॉवलिस्ट लियो टॉल्स्टॉय, और जो है महात्मा गांधी का रशियन नॉवलिस्ट लियो टॉल्स्टॉय के साथ एक करेस्पोंडेंस रिलेशन भी था। इन 1948 असैसिनेटेड बाई नाथूराम गॉडसे अ हिंदू नेशनलिस्ट। 1948 में जो है महात्मा गांधी को नाथूराम गॉडसे जो कि एक हिंदू नेशनलिस्ट था उसके द्वारा हत्या कर दिया गया। ठीक है, तो चलिए महात्मा गांधी के बारे में एक बार फिर से देख लीजिए रिवीजन के तौर पर। महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का लाइफ स्पेन यानी जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को, मृत्यु हुई 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। और हिंद स्वराज या हिंद स्वराज जिसे इंडियन होम रूल भी कहते हैं, हिंद स्वराज को 1909 में नेटिव लैंग्वेज गुजराती में लिखा गया, दोनों हाथ से लिखा गया, 10 दिन में लिखा गया। लिखे गांधी जी ने जब ये गांधी जी लंदन से साउथ अफ्रीका की तरफ ट्रैवल कर रहे थे, वो ट्रैवल कर रहे थे अपनी बोट बोर्ड SS किल्डोनिम कासल में बैठकर। महात्मा गांधी इंडियन लॉयर थे और एंटी कॉलोनिस्ट थे। इन्होंने लंदन में लॉ की स्टडी किया, उसके बाद 21 साल तक ये साउथ अफ्रीका में रहे। और महात्मा गांधी फॉर्मुलेटेड द सत्याग्रह प्रोटेस्ट, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह प्रोटेस्ट को फॉर्मुलेट किया। और जो है महात्मा गांधी का रशियन नॉवलिस्ट
लियो टॉल्स्टॉय से एक जो है करेस्पोंडेंस रिलेशन भी था। इसके बाद इन 1948 1948 में नाथूराम गॉडसे जो कि एक हिंदू नेशनलिस्ट था, उन्होंने महात्मा गांधी को एसिसिनेट कर दिया। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट देखिए अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय फेमस इंडियन नॉवलिस्ट हैं और अरुंधति रॉय ने एक नॉवेल लिखा जिसका नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, है ना। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बहुत ही फेमस नॉवेल है। अरुंधति रॉय ने क्या लिखा, फेमस इंडियन नॉवलिस्ट हैं, इन्होंने एक नॉवेल लिखा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, और इसके लिए इनको 1997 में बुकर प्राइज भी मिला। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नॉवेल के लिए अरुंधति रॉय को 1997 में बुकर प्राइज भी मिला, बुकर प्राइज का अवार्ड मिला। इसके बाद में यहाँ पर देखिए निजम एजिकिल। निजिम एजिकील एक ग्रेट इंडियन जेविश पोएट थे, एक्टर थे और एडिटर थे। निजिम एजिकील एक ग्रेट जो है जेविश पोएट और एक्टर थे। निजिम एजिकील का जन्म हुआ 1924 ईस्वी को महाराष्ट्र में और इनकी डेथ हुई 2004 ईस्वी को। निजिम एजिकील का जन्म कब हुआ, 1924 ईस्वी को महाराष्ट्र में, और डेथ हुई 2004 ईस्वी में। निजिम एजिकील का फेमस पोएम क्या है, तो इनका फेमस पोएम है अ मॉर्निंग वॉक, 1959 में लिखा गया। निजिम एजिकील का फेमस पोएम अ मॉर्निंग वॉक कब लिखा गया, 1959 में। और दूसरा पोएम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, है ना। और क्या है, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, द अनफिनिश्ड मैन, द थर्ड, 60 पोएम्स, डिक्शनरी ऑफ इंडिया, सॉरी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, टाइम टू चेंज, द एग्जैक्ट नेम। और निजिम एजिकील जो हैं विल्सन कॉलेज मुंबई से 1947 में विल्सन कॉलेज मुंबई से लिटरेचर में ग्रेजुएट हुए, और इसके बाद में इन्होंने 1983 में साहित्य एकेडमी अवार्ड जीता। निजिम एजिकील को साहित्य एकेडमी अवार्ड कब मिला, 1983 में साहित्य एकेडमी कल्चरल अवार्ड मिला 1983 में। और इनका फर्स्ट वर्क है द बैड बॉय जो कि 1952 में पब्लिश हुआ। निजिम एजिकील का फर्स्ट वर्क क्या है, द बैड बॉय, जो कि 1952 में पब्लिश हुआ। और निजिम एजिकील को पद्म श्री अवार्ड 1988 ईस्वी में पद्म श्री अवार्ड भी मिला। पद्म श्री अवार्ड कब मिला, 1988 ईस्वी में। और निजिम एजिकील जो हैं ब्रिकबिक कॉलेज लंदन से फिलॉसफी की स्टडी किया था। निजिम एजिकील ने फिलॉसफी की स्टडी कहाँ से किया था, तो ब्रिकबेक कॉलेज लंदन से किया था। निजिम एजिकील को फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री कंसीडर किया जाता है ना। फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री किसे कंसीडर किया जाता है, निजिम एजिकील को। जबकि मुल्क राज आनंद को फादर ऑफ प्रोज इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में फादर ऑफ प्रोज के रूप में मुल्क राज आनंद को, और फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री के रूप में निजिम एजिकील को जाना जाता है। निजिम एजिकील वाज अ फाउंडेशनल फिगर ऑफ अ पोस्ट कॉलोनियल इंडियन इंग्लिश पोएट्री। निजिम एजिकील को जो है पोस्ट कॉलोनियल इंडियन इंग्लिश पोएट्री का फाउंडेशनल फिगर के रूप में भी माना जाता है या जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पर एक बार रिवीजन करते हैं इनके बारे में। देखिए निजिम एजिकील एक ग्रेट इंडियन जेविश पोएट थे, एक्टर थे, एडिटर थे। इनका जन्म हुआ था 1924 को महाराष्ट्र में और मृत्यु हुई 2004 ईस्वी में। निजिम एजिकील का फेमस पोएम क्या है, अ मॉर्निंग वॉक 1959 में लिखा गया, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, द अनफिनिश्ड मैन, द 60 पोएम्स, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया और टाइम टू चेंज और द एग्जैक्ट नेम। निजिम एजिकील विल्सन कॉलेज मुंबई से 1947 में लिटरेचर से ग्रेजुएट हुए, ठीक है। और इन्होंने 1983 ईस्वी में, है ना, 1983 में साहित्य, निजिम एजिकील 1983 में साहित्य एकेडमी अवार्ड जीता और 1988 ईस्वी में जो है पद्म श्री अवार्ड से ऑनर किया गया। निजिम एजिकील को 1988 में पद्म श्री अवार्ड से ऑनर किया गया। और निजिम एजिकील का फर्स्ट वर्क क्या है, द बैड बॉय। द बैड बॉय को 1952 में पब्लिश किया गया। निजिम एजिकील ने जो ब्रिकबिक कॉलेज लंदन से फिलॉसफी
का अध्ययन किया, ब्रिगबी कॉलेज लंदन में। इसके बाद निजिम एजेकिल को फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री, फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री के रूप में निजिम एजेकिल को जाना जाता है। और जबकि मुल्क राज आनंद को फादर ऑफ प्रोज के रूप में जाना जाता है। इंडियन फादर ऑफ प्रोज के रूप में किसे जाना जाता है? मुल्क राज आनंद को। इसके बाद में निजिम एजेकिल जो है ये पोस्ट कॉलोनियल इंडियन इंग्लिश पोएट्री के फाउंडेशनल फिगर के रूप में जाना जाता है। निजिम एजेकिल को पोस्ट कॉलोनियल इंडियन इंग्लिश पोएट्री में फाउंडेशनल फिगर के रूप में जाना जाता है। और इसके बाद में है देखिए ए.के. रामा अनुजम। ए.के. रामा अनुजन का पूरा नाम था एटीपेट कृष्णास्वामी रामा अनुजन। ए.के. रामानुजन का पूरा नाम क्या? एटीपेट कृष्णास्वामी रामानुजन। इनका जन्म हुआ था 1929 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। ए.के. रामानुजन का जन्म कब हुआ था? 1929 ईस्वी को, और मृत्यु हुई 1993 ईस्वी को। निजिम एजेकिल इंडियन पोएट हैं और जो हैं इंडियन लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स के स्कॉलर भी थे। ठीक। निजिम एजेकिल जो है एकेडमिक रिसर्च 5 लैंग्वेज में होता है निजिम एजेकिल का। एक तो इंग्लिश में, तमिल में, कनाडा में, तेलुगु में, संस्कृत में। इंग्लिश में, तमिल में, कनाडा में, तेलुगु में और संस्कृत में। ठीक है। निजिम एजेकिल ने पोस्टमसली 1999 में साहित्य अकेडमी अवार्ड प्राप्त किया द कलेक्टेड पोएम्स के लिए। ओके। द कलेक्टेड, पहले 5 पॉइंट देखें। निजिम एजेकिल का पूरा नाम एटीपेट कृष्णास्वामी रामा अनुजन था। जन्म हुआ 1929 में, मृत्यु हुई 1993 ईस्वी को। ये इंडियन पोएट थे और इंडियन लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स के स्कॉलर थे। निजिम एजेकिल का जो एकेडमिक रिसर्च है वो 5 लैंग्वेज में रेंज करता है। इंग्लिश, तमिल, कनाडा, तेलुगु, संस्कृत। कौन कौन लैंग्वेज है? इंग्लिश, तमिल, कनाडा, संस्कृत, तेलुगु, ठीक, और जो है तमिल। इसके बाद में इन्होंने निजिम एजेकिल ने 1999 ईस्वी में साहित्य अकेडमी अवार्ड प्राप्त किया पोस्टमसली द कलेक्टेड पोएम्स के लिए। और निजिम एजेकिल का जन्म हुआ था 16 मार्च 1929 ईस्वी को मैसूर सिटी में। कहाँ पर हुआ था जन्म? मैसूर सिटी में। और इनके पिता का नाम था एटीपेट असूरी कृष्णास्वामी। निजिम एजेकिल के पिता का नाम क्या था? एटीपेट असूरी कृष्णास्वामी था, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर थे और मैसूर यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे। निजिम सॉरी, यहाँ एटीपेट कृष्णास्वामी के पिता का नाम क्या था? एटीपेट असूरी कृष्णास्वामी था, जो कि एक फिलोसफर थे और मैसूर यूनिवर्सिटी में मैथ्स के प्रोफेसर भी थे। निजिम एजेकिल एक इंडो अमेरिकन राइटर थे और इनका डेथ हुआ शिकागो में 1993 में। 13 जुलाई 1993 ईस्वी को शिकागो में डेथ हुआ, वो भी किसका? निजिम एजेकिल का। और ये एनेस्थीसिया के चलते इनकी डेथ हुई थी। एनेस्थीसिया मीन सांस से रिलेटेड होता है। इसके बाद में निजिम एजेकिल का फेमस वर्क क्या है? अ स्मॉल स्केल रिफ्लेक्शंस ऑन अ ग्रेट हाउस, और दूसरा इज देयर एन एनीथिंग वे ऑफ समथिंग थिंकिंग, इज देयर एन एनीथिंग वे ऑफ थिंकिंग। और इसके बाद में निजिम एजेकिल कहाँ से एजुकेट हुए? तो ये इंग्लिश में एजुकेट हुए, इंग्लिश में एजुकेशन ये मैसूर यूनिवर्सिटी से प्राप्त किए। और पीएचडी डिग्री लिंग्विस्टिक में इन्होंने पीएचडी इंडियाना यूनिवर्सिटी से किया। जो है ये ए.के. रामा अनुजन जो हैं, ए.के. रामा अनुजन इंडियाना यूनिवर्सिटी से लिंग्विस्टिक्स में पीएचडी किया। और इनको कौन से अवार्ड दिया गया? 1876 ईस्वी में पद्मश्री अवार्ड दिया गया। ए.के. रामानुजन को 1876 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और इनको मैक अर्थर प्राइज फेलोशिप भी दिया गया 1993 में। ठीक, मैक अर्थर प्राइज फेलोशिप भी दिया गया 1993 ईस्वी में। चलिए एक बार इसको देख लीजिए, एक बार इसको रिवीजन करते हैं। यहाँ पर ए.के. रामा अनुजन का पूरा नाम था एटीपेट कृष्णास्वामी रामा अनुजन। और इनका जो है लाइफ स्पेन 1929 से 1993, 16 मार्च 1929 में जन्म हुआ था, 1993 में डेथ हुई थी। और निजिम एजेकिल इंडियन पोएट थे और इंडियन लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स के स्कॉलर थे। निजिम एजेकिल का जो एकेडमिक रिसर्च है 5 लैंग्वेज में होता है, और वो है
संस्कृत, ठीक है, संस्कृत कनाडा इंग्लिश, तमिल और तेलुगु, ठीक, तमिल और तेलुगु। इसके बाद में निजिम एजेकिल ने पोस्टमसली 1999 में साहित्य अकेडमी अवार्ड प्राप्त किया और द कलेक्टेड पोएम्स के लिए। मैसूर सिटी में जन्म हुआ था 1934 ईस्वी को, नहीं 1929 ईस्वी को। मैसूर सिटी में जन्म हुआ था 1929 ईस्वी को। इनके पिता का नाम था रामानुजन, के पिता का नाम था, क्या नाम था, एटिपेट असूरी कृष्णा स्वामी, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर थे और मैसूर यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे। एक इंडो अमेरिकन राइटर के रूप में इनकी डेथ हुई थी, रामानुजन की डेथ हुई थी 1993 ईस्वी को हुई थी, वो भी एनेस्थीसिया के कारण। एनेस्थीसिया के कारण। ए.के. रामानुजन का फेमस वर्क क्या, आ स्मॉल स्केल रिफ्लेक्शंस ऑन अ ग्रेट हाउस, और दूसरा इज देयर एन इंडियन वे ऑफ थिंकिंग। निजिम एजेकिल नहीं, बल्कि यहाँ ए.के. रामानुजन मैसूर यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में एजुकेट हुए और जो इंडियाना यूनिवर्सिटी से पीएचडी जो है लिंग्विस्टिक्स में पीएचडी किया। और रामानुजन को 1876 ईस्वी में पद्मश्री अवार्ड दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और 1983 ईस्वी में, देखो क्या मैं कह रहा हूँ, सॉरी यार, 1976 ईस्वी में रामानुजन को पद्मश्री अवार्ड दिया गया और 1983 ईस्वी में रामानुजन को मैक अर्थर प्राइज फेलोशिप दिया गया। ओके, थैंक यू। देखिए यहाँ पर सेकंड पेपर से फैक्चुअल डेटा है, ठीक है। यहाँ पर प्रोज सेक्शन में एक ही प्रोज है और उसका नाम है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज को और क्या कहते हैं, तो हिंद स्वराज को इंडियन होम रूल भी कहते हैं। मतलब चाहे आप हिंद स्वराज बोलो या हिंद स्वराज को इंडियन होम रूल भी कहा जा सकता है, इसका ये दूसरा नाम है। अब क्वेश्चन आता है हिंद स्वराज को लिखा किसने, तो हिंद स्वराज को महात्मा गांधी जी ने लिखा। महात्मा गांधी जी का जो पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म हुआ था 1869 ईस्वी को और मृत्यु हुई 1948 ईस्वी को। अब ये हिंद स्वराज में मॉडर्न सिविलाइजेशन पर क्रिटिक किया गया, तो हिंद स्वराज कैन बी कंसिडर्ड एज अ क्रिटिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। हिंद स्वराज को जो है एक मॉडर्न सिविलाइजेशन पर क्रिटिक के भी रूप में जाना जाता है, ठीक है। जैसा कि महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज के माध्यम से मॉडर्न सिविलाइजेशन को एक किंगडम ऑफ सटन के रूप में बताया है और जो एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन को किंगडम ऑफ गॉड के रूप में माना है। अभी आगे आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा है लास्ट में, देखिए मॉडर्न सिविलाइजेशन किंगडम ऑफ सटन और एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन को किंगडम ऑफ गॉड के रूप में माना गया है। अब चूंकि सटन जो होता है ना, ये जैसे गॉड जो है गुड थिंग्स से रिलेटेड है, ठीक, एक सुपीरियरिटी में है, वैसे यहाँ बैड थिंग्स से रिलेटेड में सटन होते हैं, तो वही चीज है। तो इसी तरह इसीलिए ये हिंद स्वराज एक मॉडर्न सिविलाइजेशन पर एक क्रिटिक होता है और इसको लिखा गया था 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में लिखा गया था और 1909 ईस्वी में लिखा गया तो इसको गांधी जी के नेटिव लैंग्वेज के द्वारा लिखा गया। गांधी जी का नेटिव लैंग्वेज था गुजराती, तो गुजराती में लिखा गया 1909 ईस्वी में और 1909 में पब्लिश भी करवाया गया। दोनों हाथ से इसे लिखा गया था और इसे लिखने में 10 दिन, यानी कि 10 दिन में इसको कंप्लीट किया गया था, ठीक है, 10 दिन में कंप्लीट किया गया था। और इसके बाद में क्या हुआ, 1909 में पब्लिश किया गया। जब 1909 में गुजराती लैंग्वेज में पब्लिश किया, तब 1910 में एक साल के बाद अंग्रेजों ने इसको बैन कर दिया। जब अंग्रेजों ने इसको बैन कर दिया तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके 1910 में इंग्लिश वर्जन इसका पब्लिश किया गया, ठीक। और जब इंग्लिश वर्जन पब्लिश किया तब अंग्रेजों ने इसको जो है बैन से हटा दिया था। अब इसके बाद देखिए हिंद स्वराज में मॉडर्न सिविलाइजेशन, मैकेनाइजेशन, एजुकेशन, इन सब चीज़ों पर एक मेजर रूप से बात किया गया है। वैसे हिंद स्वराज में मेजरली 4 चीज़ों पर बात किया गया है। एक तो आपका है हिंद स्वराज, ठीक है, ओ सॉरी, एक तो है स्वराज यानी कि होम रूल, दूसरा है पैसिव रेजिस्टेंस सत्याग्रह पर,
और तीसरा जो है वो मॉडर्न सिविलाइजेशन, और चौथा इंडियन नेशनहुड। इन्हीं चार चीजों पर बेस्ड एक तरह से क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में है। ठीक, एडिटर के रूप में गांधी जी क्वेश्चन का आंसर देते हैं, और एक करेक्टर है रीडर के रूप में, वो गांधी जी से क्वेश्चन करता है। ठीक, आगे आप यहाँ देख सकते हैं, जब अंग्रेजों ने इसे 1910 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बैन किया था, तब इसको एक सेडिटियस टेक्स्ट के रूप में बैन किया था। मतलब सेडिटियस टेक्स्ट का मतलब ऐसा कुछ कि भड़काने वाली ये किताब है, ऐसा कुछ कहकर, ठीक है, एज ए सेडिटियस टेक्स्ट के रूप में इसको बैन किया था। और गांधी जी इसको 10 दिन में लिखे थे। एक्चुअली हुआ क्या था, ये लंदन से साउथ अफ्रीका ट्रेवल कर रहे थे। ठीक, और ये किस बोट पर ट्रेवल कर रहे थे, तो उस बोट का नाम था बोर्ड एस एस किल्डोनेम कासल। बोट का नाम था बोर्ड एस एस किल्डोनेम कासल पर ये लंदन से साउथ अफ्रीका में ट्रेवल कर रहे थे। और इसी बीच इन्होंने 10 दिन में दोनों हाथ की हेल्प से इसको लिखा। और इस किताब में ओवरऑल 20 चैप्टर हैं। ठीक है, ओवरऑल कितने चैप्टर हैं, 20 चैप्टर हैं। और 20 चैप्टर में से 10 चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब 10 चैप्टर में कौन से 10 चैप्टर हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो एक बार सुनिएगा इसको। देखो कौन कौन से हैं। पहला है व्हाट इज स्वराज, ये चैप्टर नंबर 4 है। और सिविलाइजेशन ये चैप्टर नंबर 6 है। तो पहले दो याद करिए, है ना, व्हाट इज स्वराज चैप्टर नंबर 4, और सिविलाइजेशन ये चैप्टर नंबर 6 पर है। और चैप्टर नंबर 7 पर है वाई वाज इंडिया लॉस्ट, इंडिया वाई वाज इंडिया लॉस्ट, ये चैप्टर 7 पर है। तो चैप्टर 4 पर है व्हाट इज स्वराज, चैप्टर 6 पर है सिविलाइजेशन, और चैप्टर 7 पर है वाई वाज इंडिया लास्ट। अब इसके बाद में 9 10 11 12 चारों को साथ में याद करिए, चार नहीं पांच को, 9 10 11 12 13। तो चैप्टर 9 पर है द कंडीशन ऑफ इंडियन रेलवेज, और चैप्टर 10 पर है द कंडीशन ऑफ इंडिया। चैप्टर 9 पर है द कंडीशन ऑफ इंडियन रेलवेज, और चैप्टर 10 पर है द कंडीशन ऑफ इंडिया। चैप्टर 11 पर है द कंडीशन ऑफ इंडियन लॉयर्स, और चैप्टर 12 पर है द कंडीशन ऑफ इंडियन डॉक्टर्स। ठीक, पहले ये रेलवेज की कंडीशन इंडिया, इसके बाद इंडियन लॉयर्स, उसके बाद डॉक्टर्स की। चैप्टर 13 पर है व्हाट इज ट्रू सिविलाइजेशन, और चैप्टर 18 पर एजुकेशन, और चैप्टर 19 पर मशीनरी है। ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं गया है, इस चीज को अभी बाद में बता दिया जाएगा। अब यहाँ देखो, ये जो है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली इसको ये हिंद स्वराज एक फिलोसॉफिकल डायलॉग के रूप में लिखा गया है। और 1938 में फिलोसॉफिकल मैगजीन आर्यन पाथ ने हिंद स्वराज के ऊपर एक सिंपोजियम भी पब्लिश करवाया 1938 में। ठीक, और इसमें जो है ये फिलोसॉफिकल डायलॉग में लिखा गया है, इसकी सेटिंग रखी गई है अर्ली 20th सेंचुरी। ठीक, इंडिया, यानी कि इंडिया के अर्ली 20th सेंचुरी के आसपास की ये कहानी है, अंडर ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल के अंडर की बात है। ओके, यहाँ पर क्वेश्चंस जो किए जाते हैं चार चीजों पर बेस्ड हैं। एक तो होम रूल स्वराज, दूसरा पैसिव रेजिस्टेंस सत्याग्रह, तीसरा मॉडर्न सिविलाइजेशन, चौथा इंडियन नेशनल हुड। ओके, हिंद स्वराज को और क्या कहते हैं, इंडियन होम रूल कहते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, हिंद स्वराज जो है कौन से सिविलाइजेशन पर क्रिटिक किया गया है, हिंद स्वराज में कौन से सिविलाइजेशन को क्रिटिसाइज किया गया है, मॉडर्न सिविलाइजेशन पर क्रिटिसाइज किया गया है। हिंद स्वराज को किसने लिखा है, महात्मा गांधी ने लिखा है। ठीक है, हिंद स्वराज को महात्मा गांधी ने लिखा, कब लिखा था, 1909 ईस्वी में लिखा, और अपने दोनों हाथों से लिखा था। अच्छा, जब इसे शुरुआत में लिखा गया तो कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था इसको, गुजराती लैंग्वेज गया। लेकिन बाद में इसको पब्लिश करवा दिया, वो बाद में इसको बैन कर दिया गया था। बैन कब किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, 1910 में। हाँ, 1910 में बैन किया गया, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा क्या कहकर बैन किया गया था इसको, हाँ, सेडिटियस टेक्स्ट, एज अ सेडिटियस टेक्स्ट के रूप में इसको बैन किया गया था। ठीक, अच्छा, हिंद स्वराज में मेनली कितने बातों पर फोकस किया गया है, चार बातों पर, कौन कौन सी हैं, द होम, यानी कि स्वराज,
पैसिव रेजिस्टेंस यानी कि सत्याग्रह, मॉडर्न सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन, नेशनल फूड। चार चीजों पर है, चारों का नाम है इंडियन होम रूल यानी कि स्वराज, पैसिव रेजिस्टेंस यानी कि सत्याग्रह, और मॉडर्न सिविलाइजेशन और इंडियन नेशनल फूड। इसके बाद अच्छा, इसका जेनरा क्या है? हिंद हिंद स्वराज का जेनरा क्या है? हिंद स्वराज का जो जेनरा है वो प्रोज है। प्रोज में ये फिलोसॉफिकल डायलॉग है। फिलोसॉफिकल डायलॉग में जहाँ पर एडिटर के रूप में गांधी जी, ठीक, क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, और एक करेक्टर, रीडर के करेक्टर के रूप में रीडर जो है क्वेश्चंस करते हैं गांधी जी से। ओके। अच्छा चलो, इसमें ओवरऑल 20 चैप्टर से बना हुआ है। ये हो गया आपका इसके बारे में क्वेश्चन आंसर थोड़ा बहुत। ओके, आई होप तैयार हो गया। देखिए यहाँ पर कोरोमंडल फिशर्स ये पोयम है। अब कोरोमंडल फिशर्स को लिखा है किसने? तो सरोजिनी नायडू ने लिखा है। अब देखिए सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था 1879 ईस्वी को, और इनकी जो डेथ हुई थी 1949 ईस्वी को हुआ था। ये पोएटेस, क्रिएटर, फ्रीडम फाइटर के रूप में फेमस हैं। ओके, इतना क्लियर है। कोरोमंडल फिशर्स ये एक पोयम है, इसको लिखा सरोजिनी नायडू ने। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, और इनका जन्म हुआ था 1879 ईस्वी को और मृत्यु हुई थी 1949 ईस्वी को। सरोजिनी नायडू नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में तो जानी ही जाती हैं, इसके साथ में ये पोएटेस, क्रिएटर और फ्रीडम फाइटर के भी रूप में जानी जाती हैं। अच्छा, इनका फेमस पोयम है इंडियन वीवर्स, ठीक, इंडियन वीवर्स और इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद, और कोरोमंडल फिशर्स तो पोयम के रूप में है ही, ठीक। अच्छा, ये जनरली क्या करती हैं, किसके बारे में लिखती हैं? अम्बल हम्बल फोक, ठीक, हम्बल फोक लिविंग ऑर्डिनरी बट विविड लाइफ्स, मतलब एक तरह से ऑर्डिनरी लोगों के बारे में लिखते हैं। जैसे अब ये एग्जांपल देख लीजिए, कोरोमंडल फिशर्स में सरोजिनी नायडू ने फिशरमैन के बारे में लिखा है। फिशरमैन को एक तरह से ये मोटिवेट करती हैं कि हे फिशरमैन, तुम रुको मत, तुम आगे चलो, है ना, इस तरह से मोटिवेट करती हैं। और यहाँ पर इसी पोयम में इन्होंने बताया है कि जैसे सी को फिशरमैन की माँ के रूप में कंसीडर किया है, और जो है क्लाउड को फिशरमैन के भाई के रूप में कंसीडर किया है। ठीक है, नहीं नहीं, सॉरी, हाँ सही है, क्लाउड को फिशरमैन के भाई के रूप में कंसीडर किया। इस तरह से यहाँ कुछ इन्होंने पर्सोनिफिकेशन का भी यूज किया है। अच्छा, द कोरोमंडल फिशर्स में यहाँ जैसे कोरोमंडल का मतलब होता है अबोर्ड कासल प्लेन इन द तमिल, ठीक। जैसे तमिलनाडु में एक जो बोर्ड कासल प्लेन की बात हुई है यहाँ पर, ठीक, यहाँ प्लेन, ये जहाज वाला प्लेन होगा। यहाँ थोड़ा सा स्पेलिंग गलत है। आगे देखिए, कैटामैरान्स, कैटामैरान्स जो है एक टाइप ऑफ फिशिंग बोट है। ये फिशिंग बोट की एक प्रकार होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कोरोमंडल फिशर्स को 3 स्टेंजा में लिखा गया, केवल 3 स्टेंजा में लिखा गया है, और जिसमें कोरोमंडल फिशर्स में फिशर्समैन के बारे में कहानी है, ठीक। बस मोटा मोटा इतना है। ओके, चलिए बताइए फिर, कोरोमंडल फिशर्स को किसने लिखा है? सरोजिनी नायडू ने। सरोजिनी नायडू को और क्या कहा जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। सरोजिनी नायडू का लाइफ स्पैन क्या है? 1879 टू, लाइफ स्पैन मीन, हाँ, 1879 टू 1949, 1879 से 1949 इनका लाइफ स्पैन है। ये पोएटिस, क्रिएटर, फ्रीडम फाइटर के भी रूप में फेमस। अच्छा, इनका फेमस पोयम क्या है? तो इनका फेमस पोयम है इन इंडियन वीवर्स इन द बाजार ऑफ हैदराबाद, और जो है कोरोमंडल फिशर्स, ठीक है, कोरोमंडल फिशर्स। और इसके साथ में कोरोमंडल का मतलब होता है अबोर्ड कासल प्लेन इन तमिल, और इसके बाद कैटामैरान्स अ टाइप ऑफ फिशिंग बोट, एक जो है फिशिंग बोट का एक टाइप होता है। और इसमें 3 स्टेंजा हैं इस पोयम में, ठीक है। तो जनरली यहाँ पर एक दो पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे फेमस पोयम इंडियन वीवर्स इन द बाजार ऑफ हैदराबाद, कोरोमंडल फिशर, और सरोज नायडू का लाइफ स्पैन 1879 टू 1949, 1879 से 1949, इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है। बाकी तो सब
देखो माई ग्रैंड मदर्स हाउस ये पोयम है, और पोयम में कैसी पोयम है, तो ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है। एक्चुअली माई ग्रैंड मदर्स हाउस को कमला दास ने लिखा था। अब आप लोग को याद होगा इंटर में, नहीं सॉरी, हाई स्कूल में एक चैप्टर है माई मदर्स एट 66, है ना, माई मदर एट 66 को भी कमला दास ने ही लिखा है। तो जनरली कमला दास जी ये जो हैं एक ऑटो बायोग्राफिक यानी कि खुद के बारे में लिखती हैं, खुद के पर्सनल फीलिंग इमोशंस इन सबको ही अपने पोएम के थ्रू ये एक्सप्रेस करती हैं। ठीक, कमला दास का नाम कमला सुरैया भी है। ठीक, एक्चुअली कमला दास जो है हिंदू नायर फैमिली से बिलोंग करती हैं। ठीक, और हिंदू नायर फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन 1999 ईस्वी में 65 की एज में इन्होंने इस्लाम को इम्ब्रेस कर लिया था। ठीक, तो 65 साल की उम्र में जब 1999 ईस्वी में कमला दास ने इस्लाम को इम्ब्रेस कर लिया, तब से इनका नाम कमला सुरैया हो गया। इनका जन्म हुआ था 1934 ईस्वी को और मृत्यु हुई थी 2009 ईस्वी को। जब माई मदर्स हाउस को समर के दौरान कलकत्ता में समर सीजन के दौरान पब्लिश करवाया गया था, और इस पोयम के थ्रू इस पोयम के थ्रू कमला दास ने अपनी दादी माँ के घर को, घर के बारे में, और वहाँ पर जो उन्हें हैप्पीनेस फील होती थी उस चीज को इन्होंने एक्सप्रेस किया है। ठीक, तो सिंपल से यहाँ पर मेन पॉइंट अगर याद रखने वाली चीज है तो वो है, एक तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस एक ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है, कमला दास ने लिखा, इनका लाइफ स्पेन है 1934 से 2009। ठीक है, केरल में इनका जन्म हुआ था, लेकिन बाद में 1999 ईस्वी में 65 साल की उम्र में इन्होंने इस्लाम रिलीजियन को इम्ब्रेस कर लिया था, इसलिए इनका नाम कमला सुरैया हो गया। जब ये पब्लिश करवाया गया तो समर का सीजन था, कलकत्ता में पब्लिश करवाया गया इसको। ओके, देखो अब यहाँ पर एक पोयम है इंडियन समर। इंडियन समर को लिखा है जयंता महापत्रा जी ने। ठीक, अब जयंता महापत्र का जन्म हुआ था 1928 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु हुई थी 2023 में। तो पहला तो क्वेश्चन यही बनता है कि इंडियन समर है क्या, तो इंडियन समर एक पोयम है। इसको लिखा किसने, जयंता महापत्रा ने लिखा। और जयंता महापत्रा का लाइफ स्पेन क्या है, 1928 से 2023 है। ओके, अब क्या हुआ, देखो जयंता महापत्रा ये फर्स्ट इंडियन पोएट हैं जिनको इंग्लिश पोएट्री के लिए साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला। अच्छा, इसी के साथ में ये भी याद रखो, फर्स्ट महेश दत्तानी जिन्होंने लिखा फाइनल सॉल्यूशन प्ले, महेश दत्तानी ऐसे पहले प्ले राइट हैं जिनको प्ले के लिए, मतलब प्ले वर्क के लिए जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। ठीक, इनको इंग्लिश पोएट्री के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, ये फर्स्ट इंडियन पोएट के रूप में है। ठीक, और वो फर्स्ट इंडियन प्ले राइट के रूप में है, महेश दत्तानी जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। ठीक, इनका जो फेमस वर्क है, एक तो इंडियन समर है और दूसरा हंगर है। इनका दो फेमस वर्क है, इंडियन समर और दूसरा है, इंडियन समर तो पढ़ ही रहे हैं, और दूसरा है हंगर। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, इधर साइड में आ जाइए, देखिए इंडियन समर को फ्री वर्स में लिखा गया है। ठीक, फ्री वर्स का मतलब होता है कि बिना किसी राइमिंग स्कीम के, बिना किसी राइमिंग पैटर्न के, मतलब फ्री वर्स का मतलब इसमें किसी भी प्रकार की राइमिंग स्कीम या रिदम या राइमिंग पैटर्न का यूज नहीं किया गया है, बिल्कुल ऑर्डिनरी और सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है। और ये जो है शॉर्ट पोयम है, इंडियन समर बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट पोयम है। इसमें कुछ पिक्चर्स के माध्यम से इस पोयम को समझाया गया है। जैसे फर्स्ट पिक्चर में इन्होंने सॉम्बर बिंड, जिसका मतलब होता है मॉर्नफुल बिंड होता है, सॉम्बर बिंड जिसका मतलब मॉर्नफुल बिंड होता है, उसको लिया है। सेकंड पिक्चर में प्रीस्ट को दिखाया गया है ना। थर्ड पिक्चर में क्रोकोडाइल्स को दिखाया गया, क्रोकोडाइल्स की बात की गई। फोर्थ पिक्चर में हीप और रबिश डिफरेंट टाइप के मिडेंस को दिखाया गया है। ठीक है, तीन चीज, हीप रबिश और मिडेंस। और फिफ्थ पिक्चर में, फोर्थ, अच्छा फोर्थ में ये हो गया, फिफ्थ पिक्चर में गुड वाइफ को दिखाया गया है, जो कि आफ्टरनून में बेड के साथ में पोएट के साथ लेटी हुई है। ठीक है, बेड पर पोएट के साथ लेटी हुई है। तो पांच पिक्चर हैं, पांच छह पिक्चर, फर्स्ट में मॉर्नफुल बेंड को, सेकंड में प्रीस्ट को, थर्ड में क्रोकोडाइल्स को, फोर्थ में हीप और रबिश को, फिफ्थ में गुड वाइफ को दिखाया है। अच्छा अब देखिए,
पोयम में जो सोमबर बिंड है, सोमबर बिंड किसको डेडिकेट करता है? तो देखिए, जो पोयम में सोमबर बिंड है वो डेडिकेट करता है सोशल प्रॉब्लम्स को और पावर्टी को। ठीक है, सोशल प्रॉब्लम, पावर्टी, हंगर, सैडनेस ऑफ इंडिया, इन सबको रिप्रेजेंट करता है। प्रीस्ट जो हैं ये इंडिया की कॉमन पीपल से रिप्रेजेंट होते हैं, यानी कि प्रीस्ट किसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो प्रीस्ट जो हैं इंडिया की कॉमन पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं। क्रोकोडाइल्स जो हैं ये ग्रीडी ह्यूमन को रिप्रेजेंट करते हैं। और मिडेंस जो हैं ये इंडिया में जो डिफरेंट टाइप की एबिल्स और करप्शंस हैं इसको रिप्रेजेंट करता है। सो मिडेंस रिप्रेजेंट द इबेल्स, एबिल्स एंड करप्शंस ऑफ द कंट्री। और गुड वाइफ जो हैं ये टॉलरेबल पीपल को रिप्रेजेंट करती हैं। इनका फेमस पोयम क्या है? जयंता महापात्रा का फेमस पोयम है अ रेन ऑफ राइट्स। अच्छा, एक चीज याद रखो, अ रेन ऑफ राइट्स ये एक कलेक्शन ऑफ पोयम है। इसी कलेक्शन ऑफ पोयम में इंडियन समर को पब्लिश किया गया है। क्वेश्चन बनता है इंडियन समर को किस में पब्लिश किया गया? तो द रेन ऑफ राइट्स में पब्लिश किया गया। और इनका दूसरा पोयम है ट्विलाइट, तीसरा है हंगर। ठीक, अरेन ऑफ राइट्स, ट्विलाइट, हंगर, रिलेशनशिप, फ्रीडम, और जो है ग्रैंडफादर, रिलेशनशिप, फ्रीडम, ग्रैंडफादर, मेन टेम्पल स्ट्रीट और आ मिसिंग पर्सन। तो फेमस पोएम्स में एक तो पहले यही याद कर लीजिए, इंडियन समर। इंडियन समर को किस किस कलेक्शन ऑफ पोएम में पब्लिश किया गया था? तो अ रेन ऑफ राइट्स में। ट्विलाइट है, हंगर है, रिलेशनशिप है, फ्रीडम है, ग्रैंडफादर, मेन टेम्पल स्ट्रीट और आ मिसिंग पर्सन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये पब्लिश हुआ था इन द रेन ऑफ राइट्स नामक कलेक्शन ऑफ पोएम्स में। और इस पोएम के थ्रू जयंता महापात्रा ने इंडिया में बर्लिंग इंडिया में एक प्रकार से बर्निंग प्रॉब्लम्स को दिखाया गया। मतलब ऐसे समझो, इंडिया में जो करंट टाइम में प्रॉब्लम चल रहे हैं जैसे पावर्टी, हंगर, सैडनेस, है ना, इन सब पर फोकस किया गया है इस पोयम के थ्रू। ओके, तो यहाँ पर जनरली मोटा मोटा अगर देखा जाए क्या चीज याद करने वाली चीजें हैं, वैसे सारा ये फैक्चुअल डेटा है ही, लेकिन देखिए इंडियन समर को लिखा जयंता महापात्रा ने। ये इंग्लिश पोएट्री के लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला और इस मामले में ये फर्स्ट इंडियन पोएट हैं। जन्म हुआ 1928 में, मृत्यु हुई 2023 में। इनका फेमस वर्क है हंगर और इसके साथ में इंडियन समर है। बाकी और भी कई सारी फेमस पोएम्स हैं, आप देख सकते हैं। ट्विलाइट, हंगर, रिलेशनशिप, फ्रीडम, ग्रैंडफादर, मेन टेम्पल स्ट्रीट और आ मिसिंग पर्सन। इंडियन समर को आरेन ऑफ राइट्स नाम की कलेक्शन के पोएम्स में पब्लिश किया गया। और इंडियन समर पोएम्स के थ्रू इंडिया के बर्निंग प्रॉब्लम्स की बात किया गया। यद्यपि यहाँ पर 5 पिक्चर दिखाए गए हैं, 5 इमेजेस के माध्यम से इसको समझाया गया है। फर्स्ट में मॉर्नफुल विंड, ठीक, सेकंड जो है प्रीस्ट, थर्ड जो है क्रोकोडाइल्स, फोर्थ हीप या रबिस या मिडेंस, और फिफ्थ गुड वाइफ। जहाँ पर ये सोम्बरबिंड जो है सोशल प्रॉब्लम्स, पावर्टी, हंगर, सैडनेस ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। प्रीस्ट जो है ये इंडिया की कॉमन पीपल को रिप्रेजेंट करता है। क्रोकोडाइल्स जो है ग्रेडी ह्यूमन को रिप्रेजेंट करते हैं। मिडेंस जो है एबिल्स एंड करप्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कंट्री के एबिल्स और करप्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। गुड वाइफ जो है एक टॉलरेबल पीपल को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, लेकिन ये पांचों जो इमेज हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नहीं है। इंडियन समर से ऐसा लगता है कि ये पार्टिकुलर समर के बारे में बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पर समर के बारे में ना बताकर बल्कि इंडिया के बर्निंग प्रॉब्लम्स पर बात किया गया है। समर की भी सीजन को बताया गया है ना, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर फोकस किया गया है इंडिया के बर्निंग प्रॉब्लम्स को फोकस में रखा जाए। ये शॉर्ट टाइप की पोयम है, फ्री वर्स में लिखी गई है। ओके, देखिए यहाँ पर एक पोयम है स्मॉल स्केल रिफ्लेक्शंस ऑन अ ग्रेट हाउस। तो स्मॉल स्केल रिफ्लेक्शंस ऑन अ ग्रेट हाउस इसको लिखा है ए के रामानुजन ने।
ठीक है। ए के रामानुजन इनका फुल नेम है, एटीपेट कृष्णा स्वामी रामानुजन। ठीक है, एटीपेट कृष्णा स्वामी रामानुजन। इनका जन्म हुआ था 1929 ईस्वी को, 1929 को, और इनकी डेथ हुई थी 1993 ईस्वी को, 1993 को हुआ था। ठीक, अब देखिए ये जो एटीपेट कृष्णा स्वामी रामानुजन, ये फेमस पोएट हैं और जो इंडियन लिटरेचर और स्कॉलर, इंडियन लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स के एक फेमस स्कॉलर भी थे। ठीक है, इसके साथ में इनको 1919 ईस्वी में साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला द कलेक्टेड पोएम्स के लिए, है ना। ए के रामानुजन को साहित्य एकेडमी अवार्ड कब मिला? 1919 ईस्वी में। किस वर्क के लिए? तो द कलेक्टेड पोएम्स के लिए। 1976 में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला। 1976 में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला। ठीक है, और इनको एक इंडो अमेरिकन राइटर के रूप में जाना जाता है। ठीक, इंडो अमेरिकन राइटर के रूप में इनके फेमस वर्क हैं। कुछ फेमस वर्क हैं जैसे वेयर मिरर्स आर विंडोज टुवर्ड्स एन एंथोलॉजी ऑफ रिफ्लेक्शन, 1989 में पब्लिश किया गया। और सेकंड है इज दियर एन इंडियन वे ऑफ थिंकिंग, इज दियर एन इंडियन वे ऑफ थिंकिंग। अच्छा, ये जो स्मॉल स्केल रिफ्लेक्शंस ऑन अ ग्रेट हाउस, ये 91 लाइन्स की पोयम है, 91 लाइन की पोयम है। और 91 लाइन्स की पोयम ये 3, 4 या सिंगल लाइन्स में डिवाइडेड है, फ्री वर्स में लिखी गई हैं, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार के राइम्स स्कीम या राइम रिदम पैटर्न इन सब का फॉलो नहीं किया गया है। और ये एक स्पेसिफिक घर के बारे में कहानी है, ऐसे घर के बारे में कहानी है जिस घर से कोई भी चीज अगर बाहर जाती है तो फाइनली उसी घर में वापस आ जाती हैं। ठीक है, या जो है कोई चीज अगर इस घर में वापस आती हैं तो हमेशा इसी घर में रह जाती हैं, ये कभी बाहर नहीं जाती हैं। ठीक, तो इस तरह से स्मॉल स्केल रिफ्लेक्शंस ऑन अ ग्रेट हाउस, इसका नाम से ही क्लियर है कि एक ग्रेट हाउस पर एक जो है रिफ्लेक्शंस दिखाया गया है। ठीक, तो इनके पिता का नाम था एटीपेट असूरी कृष्णा स्वामी अय्यम कृष्णा स्वामी। ठीक है, तो खैर ये तो ठीक है। अब यहाँ पर देखो, सीधा सीधा याद रखो, स्मॉल स्केल रिफ्लेक्शंस ऑन अ ग्रेट हाउस ए के रामानुजन ने लिखा था। ये पोयम है, पोयम कितने लाइन की है? 91 लाइन्स की पोयम है, 3 या 4 या सिंगल लाइन्स में डिवाइडेड है, फ्री वर्स में लिखा गया है, एक स्पेसिफिक हाउस के बारे में बताया गया है। ठीक, इनका पूरा नाम था एटीपेट कृष्णा स्वामी रामानुजन। 1929 में जन्म हुआ, 1993 में इनकी डेथ हुई। ये इंडियन पोएट हैं और इसके साथ में इंडियन लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स के स्कॉलर हैं। 1919 में साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला, 1936 ईस्वी में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला। अच्छा, साहित्य एकेडमी अवार्ड इनको इनके एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स जिनका नाम है द कलेक्टेड पोएम्स के लिए इनको 1919 में साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला। और इनकी और वर्क हैं वेयर मिरर्स आर विंडोज टुवर्ड्स एन एंथोलॉजी ऑफ रिफ्लेक्शन, 1989। और सेकंड है इज दियर एन इंडियन वे ऑफ थिंकिंग। ओके, इन वन सैल्यूटेशन टू दी, ये एक वर्क है और एक्चुअली ये एक पोयम है। इन वन सैल्यूटेशन टू दी, ये एक पोयम है, इसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर की एक फेमस कलेक्शन ऑफ पोएम्स है जिसका नाम है गीतांजलि। तो गीतांजलि का सॉन्ग नंबर 103 है। एक्चुअली ये जो सॉन्ग नंबर 103 है जिसका नाम है इन वन सैल्यूटेशन टू दी, ये जो है गीतांजलि का लास्ट पोयम है। ठीक, लास्ट पोएम ऑफ द गीतांजलि। और ये जो है इसमें रविंद्रनाथ टैगोर के जो ट्रू डिवोशन ऑफ गॉड, ठीक, गॉड के प्रति एक जो है सच्ची श्रद्धा या सच्ची भक्ति को दिखाया गया है, ट्रू डिवोशन को दिखाया गया है। और रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए ही, गीतांजलि वर्क के लिए 1913 ईस्वी में इनको नोबेल प्राइज मिला। ठीक, और रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ 7 मई 1861 ईस्वी को और इनकी डेथ हुई 7 अगस्त 1941 ईस्वी को। तो 1861
टू 1941 इनका लाइफ स्पैन है। इसके बाद में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसमें कौन सी टोन का यूज किया है? तो एक तरह से इसमें डीपली कन्फेशनल और पर्सनल उपनिषदिक टोन का यूज किया। इसका मतलब ये है कि एक तरह से ये कॉन्फेस कर रहे हैं कि कोई गलती हुई हो, उसे माफ करिए, और ये फाइनली जो है इटर्नल सोल में अपने आप को मिलाना चाहते हैं। ठीक, इन वन सैल्यूटेशन, यहाँ सॉल्यूशन नहीं होगा, सॉरी इसके लिए, और ये इन वन सैल्यूटेशन होगा स्पेलिंग के लिए। तो इन वन सैल्यूटेशन टू दी का मतलब, जैसे सैल्यूटेशन का मतलब एक तरह से सैल्यूट करना। ठीक, तो वही चीज यहाँ बताया गया कि अब हम, हे भगवान, हम तुम्हारे चरणों में अपने आप को हम क्या कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, अपने आप को अर्पित कर रहे हैं, और तुम मुझे अब अपनी शरण में एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो, ज्वाइन कर लो। ठीक, और ये गीतांजलि ये जो है ओम शांति ही शांति शांति ही के साथ में एंड होता है। ठीक, तो सिंपल सा इन वन सैल्यूटेशन टू दी, ये गीतांजलि का सॉन्ग नंबर 103 है, और ये एक्चुअली गीतांजलि का लास्ट पोयम है। गीतांजलि फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है कि इसके लिए टैगोर जी को नोबेल प्राइज भी मिला 1913 में। और टैगोर जी का जन्म हुआ 7 मई 1861 ईस्वी को, और मृत्यु हुई 7 अगस्त 1941 ईस्वी को। गांधी जी ने टैगोर जी को गुरुदेव कहा था। ठीक, और टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा कहा था। देखो कितना अच्छा इन दोनों के बीच में बढ़िया करस्पॉन्डेंस रिलेशनशिप भी था। ओके, देखिए यहाँ पर अ मॉर्निंग वॉक, अ मॉर्निंग वॉक एक पोयम है, इसको लिखा है निजिम एजिकिल ने। अब देखो निजिम एजिकिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि निजिम एजिकिल को फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री के रूप में जाना जाता है। निजिम एजिकिल को किस रूप में जाना जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री के रूप में जाना जाता है। और फादर ऑफ प्रोज की बात किया जाए तो मुल्कराज आनंद को जाना जाता है। ठीक, फादर ऑफ पोएट्री, इंडियन इंग्लिश पोएट्री के रूप में, वो भी मॉडर्न, फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री के रूप में निजिम एजिकील को जाना जाता है। अब निजिम एजिकील एजिकील एक ग्रेट इंडियन जेविश पोएट थे, एक्टर थे और एडिटर थे। क्या क्या थे ये? जेविश पोएट थे, एक्टर थे और एडिटर थे। इनका जन्म हुआ था 16 दिसंबर 1924 ईस्वी को। इनका जन्म हुआ था। कब जन्म हुआ था? 16 दिसंबर 1924 ईस्वी को जन्म हुआ था। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, और महाराष्ट्र में हुआ था। अब देखो इनका जन्म 16 दिसंबर 1934 ईस्वी को महाराष्ट्र में हुआ था। तो चूंकि ये शहर की लाइफ में एक तरह से बचपन से ही शहरी जिंदगी जीते थे, तो इनको शहर की लाइफ से जो भी इन्होंने एक्सपीरियंस फेस किया, उसी पर बेस्ड इन्होंने अ मॉर्निंग वॉक लिखा, जिसमें ये बिजी और लोनली मॉडर्न लाइफ की बात भी करते हैं। खैर अभी बताते हैं उसे, पहले इनकी बात करते हैं। इनका जन्म हुआ 16 दिसंबर 1924 ईस्वी को महाराष्ट्र में, और इनकी डेथ हुई 9 जनवरी 2004 ईस्वी को। ये ग्रेजुएट हुए विल्सन कॉलेज मुंबई में 1947 में। 1947 में विल्सन कॉलेज मुंबई से इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर से ग्रेजुएट हुए, ग्रेजुएशन इन्होंने अचीव किया। इसके बाद में साहित्य एकेडमी कल्चरल अवार्ड इन्होंने जीता। ठीक, इन्होंने साहित्य एकेडमी कल्चरल अवार्ड जीता 1983 ईस्वी में जीता। ठीक है, कब? 1983 ईस्वी में। और इनका जो पहला वर्क है वो पब्लिश हुआ द बैड बॉय 1952 में। इनका पहला वर्क है द बैड बॉय, और ये पब्लिश हुआ 1952 ईस्वी में। इनका फेमस वर्क क्या है? टाइम टू चेंज, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, 60 पोएम्स, द थर्ड, द एग्जैक्ट नेम, हिम्स इन डार्कनेस, द अनफिनिश्ड मैन, और नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। अब जैसे देखिए, आप लोग पढ़े होंगे नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में एक बिच्छू के बारे में कहानी बताया जाता है, जिसमें निजिम एजिकील के माँ को बिच्छू काट लेती है, और किस तरह से लोग अंधविश्वास में पड़े रहते हैं, झाड़ फूक में लगे रहते हैं। तो सेम यहाँ पर अ मॉर्निंग वॉक, ये जो पोयम है, ठीक, पोयम का टाइटल है अ मॉर्निंग वॉक, इसका भी बहुत बड़ा रीजन है।
देखो अ मॉर्निंग वॉक मतलब ये है कि शहर के लोग जो होते हैं वो बिजी और लोनली लाइफ से फेस करते हैं, ठीक है। और मॉर्निंग के समय जब वो वॉक करते हैं तो उस समय वो किस तरह से ट्रीज को या बाकी नेचुरल्स को देखकर किस तरह से उसमें एक पीसफुल फील करते हैं, एक शांति महसूस करते हैं। तो इसी के नाम पर इसका रखा गया अ मॉर्निंग वॉक, टाइटल ये सजेस्ट करता है, ठीक। और इसमें जो है सिटी के लाइफ को क्रिटिसाइज किया गया है। और जैसा कि खुद ये सिटी में इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र में 1924 में, तो सिटी की लाइफ को ये क्रिटिसाइज करते हैं और ये बताते हैं कि रूरल और नेचुरल लाइफ में ये सोलेस पाते हैं, एक शांति का अनुभव करते हैं। और ये शांति का अनुभव शहर के लोगों को मॉर्निंग वॉक के समय ही मिल पाता है। और यहाँ तक कि शहर के लोग धूप लेने के लिए बहुत ऊंचाई पर जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पर वेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस पोएम के थ्रू इन्होंने बताया है कि एक व्यक्ति है वो सपना देख रहा होता है कि वो पहाड़ी पर पहुंच गया हो, धीरे धीरे वो गिर रहा है, इस तरह से चीजें बात की गई। जब उसकी आंख खुलता है तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक। अच्छा, अ मॉर्निंग वॉक को पब्लिश किया गया किस कलेक्शन ऑफ पोएम में? तो द अनफिनिश्ड मैन कलेक्शन ऑफ पोएम में पब्लिश किया गया। द अनफिनिश्ड मैन कलेक्शन ऑफ पोएम में पब्लिश किया गया अ मॉर्निंग वॉक को। और इसमें ये एलिनिएशन की थीम को डील करता है। देखो अ मॉर्निंग वॉक जो एलिनिएशन की थीम को डील करता है, इसका मतलब ये है कि सिटी के लोग जो होते हैं, जो पीपल ऑफ सिटीज होते हैं, सिटी के जो लोग होते हैं, एक दूसरे से एलिनिएटेड फील करते हैं। मतलब इतना ज़्यादा बिजी हैं कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे के पास बैठकर बात करने का टाइम भी नहीं उनके पास, है ना। वही चीज़ एलिनेशन की थीम से डील करता है। इन्होंने पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। और इस पोएम को थर्ड पर्सन नैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। ओके, इस पोएम को थर्ड पर्सन नैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है इस पोएम को। ओके, देखिए यहाँ पर द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को लिखा है अरुंधति राय ने। किसने लिखा है? अरुंधति रॉय ने लिखा है। ये पब्लिश हुआ था 1997 ईस्वी में, इसको पब्लिश किया गया था, ठीक है। और इसकी सेटिंग रखी गई है केरला में। इसको थर्ड पर्सन ओमनिसियंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया। मतलब इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? तो इसका पॉइंट ऑफ व्यू है थर्ड पर्सन ओमनिसियंट है, ठीक। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को 1997 ईस्वी में नोबेल प्राइज मिला। क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। और इसके साथ में देखिए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स में दो इवेंट पर फोकस किया गया। एक एक तो 1969 की इवेंट पर और दूसरा 1993 की इवेंट पर। इस नॉवेल में इस एक लाइन पर फोकस किया गया है, हु शुड बी लव्ड एंड हाउ मच, ठीक है। किस पर फोकस किया गया है? हु शुड बी लव्ड एंड हाउ मच। ओके, अब यहाँ पर देखिए इसमें कौन कौन से करेक्टर्स हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स में कौन कौन से करेक्टर्स हैं? तो इसमें करेक्टर्स हैं बेबी कोचम्मा, पपाची, ममाची, अम्मू, बाबा, राहेल, एस्था, चाको, मार्गरेट, जो, सोफी और बेलूथा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स में कौन कौन से करेक्टर्स हैं? बेबी कोचम्मा, पपाची, ममाची, अम्मू, बाबा, राहेल, एस्था, चाको, मार्गरेट, जो, सोफी और बेलूथा। अब यहाँ पर देखिए ये एक साइकोलॉजिकल फिक्शन यानी कि डोमेस्टिक फिक्शन या डोमेस्टिक नॉवेल है। और इसकी थीम्स क्या है? तो इसकी थीम्स है फैमिली, सोसाइटी एंड क्लास, वर्जन्स ऑफ रियलिटी, मेमोरी एंड पास्ट, गिल्ट एंड ब्लेम, इनोसेंस, फियर, ऑब्लिगेशंस। ओके, तो देखिए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, मोटा मोटा देखिए इसके बारे में। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को लिखा है अरुंधति रॉय ने। पब्लिश कब हुआ? 1997 ईस्वी में। सेटिंग कहाँ रखी गई है? केरला में। पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? थर्ड पर्सन ओमनिसियंट, ठीक। इसको बुकर प्राइज मिला। कब मिला? 1997 ईस्वी में। किस इवेंट पर फोकस किया गया? तो 1969 की इवेंट पर और 1993 की इवेंट पर। किस सेंटेंस पर फोकस किया गया? तो
तो इस सेंटेंस पर फोकस किया गया, उसका नाम है हु शुड बी लव्ड एंड हाउ मच। कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? बेबी कोचम्मा, पपाची, ममाची, अम्मू, बाबा, राहेल, एस्था, चाको, मार्गरेट, जो, सोफी और बेलूथा। इसका जेनर क्या है? तो जेनर नॉवेल है, साइकोलॉजिकल फिक्शन या डोमेस्टिक फिक्शन या डोमेस्टिक नॉवेल है। ओके, थीम्स क्या है इसकी? तो इसकी थीम्स है फैमिली, सोसाइटी एंड क्लास, वर्जन्स ऑफ रियलिटी, मेमोरी एंड पास्ट, गिल्ट एंड ब्लेम, इनोसेंस, फियर और ऑब्लिगेशंस। ओके, इसके साथ में देख लीजिए यहीं पर फाइनल सॉल्यूशंस। एक्चुअली फाइनल सॉल्यूशंस एक ये प्ले है, 3 एक्ट का प्ले है। इसको लिखा है महेश दत्तानी ने, और महेश दत्तानी फर्स्ट इंडियन प्ले राइट हैं जिन्होंने साहित्य एकेडमी अवार्ड जीता। ओके, महेश दत्तानी फर्स्ट इंडियन प्ले राइट हैं जिनको साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला। और फाइनल सॉल्यूशंस जो है 31 मार्च 1948 से ये शुरू होता है फाइनल सॉल्यूशंस। ओके।